आपको इसलिए बुलाया था कि हम रिजर्वेशन के बारे में कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि साथियों, अब हम भी लगभग 65 साल की उम्र होगी हमारी। हम कितनी देर तक आप लोगों के पास आ पाएंगे या कितनी देर आपकी मीटिंगों में आ पाएंगे, वो भी एक समय की बात है। परंतु पूरे हरियाणा में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही आदमी को आना चाहिए सारा कुछ। अगर उसके पास वो चीज़ है बताने के लिए तो उसको सबको बताना चाहिए। बताने के लिए तो आदमी तैयार हो, लेकिन कुछ सीखने वाले नहीं होने चाहिए। रिजर्वेशन एक बहुत वास्ट इशू है, बहुत टिपिकल इशू है और बहुत डिफिकल्ट इशू है। जब तक हमारे को इस रिजर्वेशन का कोई ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मैनेजमेंट से इस बारे में कोई चर्चा या डिस्कशन, कोई बहस कैसे कर पाएंगे। हम इस बारे में कोई चर्चा या डिस्कशन, कोई बहस कैसे कर पाएंगे। अन्यथा तो आप किसी दफ्तर में जाएंगे और आपसे किसी ने रिजर्वेशन पे किसी क्लर्क ने, किसी अंडर सेक्रेटरी ने या किसी HC/HR ने पूछ लिया रिजर्वेशन के बारे में, तो आप क्या जवाब देंगे भाई? फिर तो वो क्या रह गए वही 1.5 बजे। तो इन शब्दों से बचने के लिए हमें क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रिजर्वेशन को सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं तो रिजर्वेशन को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एग्जामिनेशन आपको पता है कि कोई जेई लग रहा है बनना तो वो भी पास करेगा, और कोई NDC लगा तो उसने पास करने हैं, और किसी ने अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट बनने के लिए भी पेपर पास करने पड़ेंगे, और SO बनने के लिए भी पेपर पास करने पड़ेंगे भाई। इसीलिए ये मसला पेपरों का है, मैं चाहे नहीं करता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस रिजर्वेशन को सीखें और सीखने के बाद हम इस काबिल बन पाए कि मैनेजमेंट के सामने हम अपनी बात रख सकें और कोई चर्चा बहस हो रिजर्वेशन पे, हम अपनी बात को बहुत शालीन तरीके से, बहुत दिमाग वाले तरीके से समझा सकें। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ पॉलिटिकल बात रखना चाहूंगा, क्योंकि इस रिजर्वेशन का बेस कहां से स्टार्ट हुआ। बेस स्टार्ट हुआ साथियों इसका जब अंग्रेजों ने यहां से जाने का फैसला किया इस देश से। ये करीब 1928-29 की बातें, जब उन्होंने सोचा कि हम इस देश से वापस जाएं। परंतु यहां से जाने के लिए उन लोगों ने हमारे लोगों से पूछा जो यहाँ के निवासी थे, जैसे गांधी, नेहरू वगैरह, हम तो चले जाएंगे लेकिन आप इस देश को किस चीज से चलाएंगे? आपका कोई एक्ट नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई आपका किसी भी टाइप का रूल रेगुलेशन का कोई अभी आपने एक्ट नहीं बनाया। तब बाबा साहब ने अंग्रेजों को हमारे लोगों के बारे में बातचीत के द्वारा यह बताया कि हम लोग जो इस देश में जो मूल निवासी हैं, जो हमारे लोग शुद्ध हैं, हमारे लोगों को शुद्ध कहा जाता है। शुद्ध भी दो तरह के थे दोस्तों, एक शुद्ध और एक अति शुद्ध। जिनको आज बैकवर्ड क्लास या OBC कहा जाता है वो तो शुद्ध कहलाए, और जो अति शुद्ध थे वो आज की तारीख से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। बाबा साहब ने अपनी बात रखी, उनको ये कहा क्योंकि ठीक है हमारा देश तो गुलाम है, लेकिन हमको गुलामों के भी गुलाम, और हमारे साथ तो जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता है। आप चाय भी पीते रहे लेकिन बात भी सुनते रहे, चाहे तो मुंह से कोई बात को कान से सुनते, क्योंकि समय बड़ा कीमती है दोस्तों। हम इतनी दूर से मोहाली चंडीगढ़ से चल के आए हैं आप लोग को सिखाने के लिए। तो बाबा साहब ने अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे कैसे मान लें। तब अंग्रेजों ने एक कमीशन का गठन किया, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इस देश में 1928 में आया। वो ये जानने के लिए आया कि इस देश के शूद्रों और अति शूद्रों की क्या स्थिति है इस देश में। वहां के प्रधानमंत्री सर जेम्स रमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया और इस देश में आया। इस देश में जब उनको पता लगा अंग्रेजों के आने का, हमारे गांधी और उसके चेलों को, तो उन्होंने उसका विरोध किया, साइमन कमीशन को बैठ के नारे लगाए। जबकि बाबा साहब ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। बाबा साहब और उनके साथ के जो भी लोग रहे होंगे उस समय, उन्होंने उनका स्वागत किया क्योंकि वो हमारी स्थिति जानने के लिए आए। तो गांधी ने बड़ी चालाकी की कि लोगों को गांव में, शहरों में जा करके, पंडित तो थे यहाँ, उनको दादा बोलते थे लोग पंडितों को,
उनको गए भी गाँव में इनको पटाओ शूद्रों को, और उनको ऐसा न लगे कि वे हम इनके खिलाफ हैं। वो गए आए गए तो पंडित गाँव में बोला, आओ दादा। बोला हाँ बेटा ठीक है। वो साइमन को देख रहा था, बोला ये दादा कह रहे बेटा कह रहा, भाई उनका संबंध तो अच्छे है। डॉक्टर साहब के पास गए, बाबा साहब के पास, बोला कि मैं तो ऐसा ऐसा देखा। बोला नहीं ऐसा ऐसा नहीं देखा आपने, मैं आपको दिखाऊंगा, चलो चलते हैं। लाहौर में एक जना इकट्ठे हो गए तालाब के ऊपर। जब वहां इकट्ठे होने की सूचना मिली, पुलिस का बड़ा जमावड़ा किया वहां सरकार ने, और उधर से लाहौर में लाला लाजपत राय एक बाणिया था, वो साइमन कमीशन को आके पूरे नारे लगा रहे थे। बाबा साहब आए, तालाब के सामने खड़ा किया उनको। बाबा साहब के पास एक कुत्ता था भाई, उन्होंने कुत्ता तालाब में छोड़ा, पार गया कुत्ता के पास। वो बोला ये क्या कर रहे हो आप? बोला जी अभी देखो आप तमाशा। उसी पानी को तालाब के बाबा साहब ने जब चौरू भरा पानी के लिए, वो तो उलट लेके आ गए। लाला पकड़वाए वाले बोले मारो इसको बाबा साहब को। बोला क्यों मारो भाई? सामने पूछने लगे। बोला जी तो अति शुद्ध है, इसने हमारा पानी का शुद्ध कर दिया, हम पानी कैसे पिए? बोले बेवकूफ भाई, कुत्ता पानी पी के पार गया, और इतना लर्नड आदमी, पूरे देश का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, तुम कह रहे इसने पानी शुद्ध कर दिया? बोला जी तो अति शुद्ध रहे, तो गुलाम है हमारे। बोले ये पानी नहीं पी सकते, मारो इसको लट। जब अंग्रेजों ने देखा भी ये तो बकवास करे, लाला लाजपत राय तो लट पड़े, और लाला लाजपत राय वहीं मर गए। और इतिहास लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अब शहीद हो गए, जबकि इतिहास ये कहता है कि वो इसलिए शहीद हुए, इसलिए मरे क्योंकि वो बाबा साहब ने पानी शुद्ध कर दिया था, उनको मारने के लिए आया था। वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने जब जो उसके विरोध में कार्रवाई की, तो उसकी वजह से वो मर गया लाला लाजपत राय। दोस्तों, साइमन कमीशन सारे देश की स्थिति जान करके वापस चला गया अपने इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में सरकार ने फैसला करा हम यहाँ पर भारत के सारे प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इतिहास में सुने होंगे। तो 1930 से लेकर 1932 तक लंदन में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और उसके कई चेले, सिखों की तरफ से तारा सिंह मास्टर तारा सिंह, मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, और शूद्रों की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर और उनके 2 साथी बामुश्किल से लंदन में पहुंच पाए। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, काफी चर्चा हुई, काफी बहस फसाई हुई। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाने के लिए लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। गांधी ने ये कहा, विरोध किया बाबा साहब अम्बेडकर का, कि भाई शूद्रों का प्रतिनिधि अम्बेडकर नहीं है, शूद्रों का प्रतिनिधि भी मैं, क्योंकि शूद्र भी हिंदू और हिंदुओं का प्रतिनिधि मैं। इस बात पे भाई वहां पर डिस्प्यूट हो गया। अंग्रेज बोले भाई ये कह रहा तू प्रतिनिधि, अम्बेडकर कह रहा तू प्रतिनिधि है, इसका क्या? तो उन्होंने पूरे देश में, उस समय टेलीग्राम व्यवस्था होती थी भाई, टेलीग्राम जा रहे थे डाक करने के थ्रू, चिट्ठी भेजी, बताओ शूद्रों का प्रतिनिधि कौन है। पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस स्थगित होगी इसी बात पर। पूरे देश में भाई चले गए, चिट्ठियां जाने लगी अंग्रेजों के पास, और जिस इलाके में गांधी जी रहते थे गुजरात में, वहां से बहुत सारे चिट्ठियां गई। लेकिन पूरे देश से, खासकर महाराष्ट्र से बहुत सारे पत्र गए। तब अंग्रेजों ने माना कि शूद्रों का प्रतिनिधि तो वाकई में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 में, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बात रखी, बाबा साहब को उन्होंने शूद्रों का प्रतिनिधि मान लिया और उनको अपनी बात रखने के लिए कहा। तब बाबा साहब ने अपनी बात में ये कहा कि ठीक है, आप सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना देगी देश में, बाद में देश का संविधान भी बनेगा और उसके चुनाव भी होंगे। चुनाव करने की जो प्रथा है वो हम चाहते हैं कि हमारे को पृथक निर्वाचन प्रणाली मिले। हम कॉमन निर्वाचन प्रणाली में नहीं जीना चाहते, क्योंकि हमारे लोगों को तो वोट डालने का ना तो अधिकार है, ना ही हमारे लोगों को वोट डालने देंगे। उनकी बात समझ में आई। उन्होंने काफी कुछ सोच विचार के बाद ये कहा ठीक है, अभी हम फैसला करके तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बता दें। उन्होंने लगभग बाबा साहब की बात को मान लिया। मीटिंग स्थगित हुई। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई। महात्मा गांधी लंदन में गए, लेकिन उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया।
लंदन में जाने के बाद मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। बाबा साहब ने अपनी बात रखी, तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने हमें कम्युनल अवार्ड नाम का एक अवार्ड दिया। कम्युनल अवार्ड क्या था? उसमें हमारे लोगों को 2 वोट डालने का अधिकार मिला था। कुछ पूरे देश में रिजर्व सीटें की जाएंगी, उन पे सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का ही आदमी खड़ा होगा और उसको केवल और केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लोग वोट डालेंगे। दूसरा, एक आदमी, कोई भी आदमी सीट से खड़ा होगा, चाहे वो रिजर्व का होगा चाहे जनरल का होगा, उसको सभी लोग वोट डालेंगे। तो इसको कम्युनल अवार्ड हमें मिला, पृथक निर्वाचन प्रणाली हमें मिली। महात्मा गांधी को बहुत तकलीफ हुई। महात्मा गांधी ने लंदन में ही सर सेरेंटी मैकडोनाल्ड को चिट्ठी लिख दी कि हम कम्युनल अवार्ड का विरोध करते हैं, इस देश में इसको लागू नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी लंदन से आए और मुंबई के जब एयरपोर्ट पे पहुंचे वो, तो उनको अरेस्ट करके पूना की यरवदा जेल में डाल दिया। वहां जब जेल में डाल दिया तो उधर बाहर लोगों पे हमारे अत्याचार होने शुरू हो गए। बाबा साहब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग गया कि भाई आप महात्मा गांधी से बात करो। महात्मा गांधी मरण व्रत पर बैठ गए भाई वहां जेल में, पूना की यरवदा जेल में। तो बाबा साहब अंततः मजबूर होकर के गांधी के पास गए कि गांधी जी अपना मरण व्रत आप खत्म करो, मेरे लोग बहुत दबाव में, उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीटाई होगी। बोला ठीक है, अभी बात करते हैं, बातचीत होगी। उन्होंने बोला कि तू कम्युनल अवार्ड वापस ले ले अपना, हम इसके बदले में आपको रिजर्वेशन देंगे, इसके बदले में आपको रिजर्वेशन देंगे और वो रिजर्वेशन भागीदारी होगी और एक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, वो समयबद्ध तरीके से की जाएगी पूरी। काफी कुछ बहस बसाई के बाद और चर्चा होने के बाद आखिरकार बाबा साहब को मजबूर होकर के महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी और हमारा यरवदा जेल में पूना पैक्ट नाम का समझौता हुआ। पूना पैक्ट के तहत हमारे लोगों को रिजर्वेशन का प्रावधान अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया जब फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया। फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, उसमें हमारे को रिजर्वेशन की सुविधा मिली। अब बात चलती रही, चुनाव छोटे छोटे लोकल बेस पर रिजर्वेशन के होते रहे, काफी लोग हमारे जीतते रहे। देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद जब संविधान सभा बनने लगी हमारी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को संविधान सभा में चुन करके आना था बहुत जगह इलाकों से। बाबा साहब जिस इलाके संविधान सभा में खड़े, बाबा साहब चुनाव हार गए। महात्मा गांधी ने उनको चुनाव हरवा दिया। तो बंगाल में एक सीट थी, चंडालों की सीट थी, वहां से बाबा साहब के जो दोस्त थे उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन दिया और बाबा साहब को चुन करके संविधान सभा में भेजा। तब ये बात होने लगी, सारे कांग्रेस की मीटिंग हुई, तो इस संविधान का सभा का चेयरमैन किसको बनाएंगे, जिसको ज्ञान होगा वही बनेगा। कोई नहीं बना, सब ने इनकार कर दिया। जब बाबा साहब उस संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के बाबा साहब को चेयरमैन बनाया गया, बड़ी जद्दोजहद हुई। बाबा साहब ने उसमें आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन का प्रावधान किया। जब संविधान किया उसको संविधान सभा में पास करने के लिए पहले कांग्रेस ने अपने पास मीटिंग करके उस पर चर्चा करने के लिए बाबा साहब को बुला के हमें बताओ ये क्या मामला है। बाबा साहब को जब बुलाया, उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में जो बात बताई कि हमारे लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी हर एक स्तर पर। तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े प्रतिनिधि थे, खासकर हिंदू लोग जो स्वर्ण जाति के थे, उन्होंने विरोध किया कि हमें इसे मंजूर नहीं है। ठीक है, बाबा साहब ने क्या किया, बोले ठीक है फिर अपना ये पकड़ो, संविधान में चला जाए। बाबा साहब बाइकाट करके अपने घर आ गए। 3 दिन बाद हमारे देश के गृह मंत्री पटेल जी बाबा साहब के घर गए। बड़ी बहस हुई, बड़ी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अगर इसको मूल रूप में आप मानते हो तो मुझे मंजूर है, अन्यथा मुझे मंजूर नहीं है ये बात। तो अल्टीमेटली उनको ये यस करनी पड़ी। उन्होंने आगे कांग्रेस के बीच में रखी बात, तो प्रस्ताव पास किया गया कि ठीक है, संविधान को एज इट इज
संविधान सभा में रख के प्रस्तुत किया जाए और इसको पास करवाया जाए। ठीक है, देश की पार्लियामेंट बन गई, संविधान बन गया, संविधान सभा से पास होकर पार्लियामेंट में गया। 26 जनवरी 1950 को आपको पता ही है कि इस देश का संविधान लागू हुआ और हमारे को रिजर्वेशन मिली। हमारे हरियाणा प्रदेश में रिजर्वेशन दोस्तों 1979 को रिजर्वेशन मिली। ये रिजर्वेशन 20% प्रमोशन में मिली हमें और 20% हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मिली। ठीक है, ये जो प्रमोशन में मिली है विद इन क्लास 3 मिली, सिर्फ क्लास 3 में प्रमोशन मिली। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमारी क्लास 1, 2, 3 तीनों में थी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमारा चर्चा का विषय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं रहेगा, हमारा चर्चा का विषय दोस्तों प्रमोशन में रहेगा। अब ये प्रमोशन तो मिलती है हमारे को, इसको लागू कैसे किया जाए, इसको लागू करने का तरीका क्या अपनाया जाए। तब सरकार ने रोस्टर प्रणाली नाम की एक सिस्टम को जारी किया कि रोस्टर सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत हमारे लोगों को रिजर्वेशन प्रमोशन में दी जाए। अगर मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अगर बात करूं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दोस्तों हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, ये 50 पोस्टों में शेड्यूल्ड कास्ट के रोस्टर रिजर्व है। डायरेक्ट रिक्रूट में आज की अवस्था ये रोस्टर हमारे 50 में, अगर 100 में करें तो 50 में सब में जोड़ लो, 55, 60 ऐसे करके 100 तक चले जाएंगे। ये हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रोस्टर है। जब सीधी भर्ती होगी तो सरकार इन रोस्टर के अनुसार हमारी, अगर मान लें सरकार के पास 50 पोस्टें भर्ती के लिए होंगी तो उसमें हमारे 10 आदमी लिए जाएंगे। अब रिक्रूटमेंट में एक व्यवस्था कर दी, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फैसला हुआ। ये कहा गया कि शेड्यूल्ड कास्ट और जनरल की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। इस मेरिट के अनुसार 1 से लेकर के 53 तक, नोट कर लें आप, 1 से लेकर 53 तक फर्स्ट रिक्रूटमेंट की लिस्ट में जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। 1 से लेकर के 53 तक जनरल के लोगों का मेरिट मान डाला जाता है। आप लोग जितने मर्जी जोर लगा दें, आपने आने 81 नंबर पर है। 54 से लेकर के 80 तक बैकवर्ड क्लास के लोग लगेंगे। 27% आरक्षण है ना, तो 27 लोग 54 से 80 तक बैकवर्ड क्लास के लोग लगेंगे। अब हमारा जो 20% का कोटा है उसमें आप जो मर्जी कर लें, सबको 81 से 100 पे लगाएंगे, जितना मर्जी जोर लगाएंगे, चाहे कितने इंटेलिजेंट हो आप। हालांकि आज की अवस्था में थोड़ा बहुत सिफारिश पुरुष आगे, कुछ लोगों के हमारे कुछ IAS के बच्चे भी आगे वो मेरिट में भी आने लग गए। मेरिट में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे चर्चा। ये जो ब्लॉक 100 का ही बनाते हैं, जैसे 2000 बंदे लगे तो 100 का ब्लॉक बनाते हैं या अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो रोस्टर अब आप आते हैं रोस्टर पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट की बात नहीं हुआ, अभी बताना चाहूँगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे 2000 लगे, हाँ, तो ये 100 के ब्लॉक पे बनाए लगते नहीं, कभी 2000 ये तो कहने की बात है। लगते तो 100 ही हैं, 200 लगते हैं। 100 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कभी लगे होंगे, लगे होंगे यानी हाँ वो भी बताएंगे। लेकिन ये क्या कोड हाँ, ये मेरिट से बनेगी। अब आती है सीनियरिटी की बात, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मेरिट का कंप्लीट होगा सर? हाँ, मेरिट का कंप्लीट होगा। अगर कोई आदमी शेड्यूल्ड कास्ट का मेरिट की बात पे बात, ये भी चीफ सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी के 1 से 53 वाले का 53वां जो नंबर का आदमी है, इसके नंबर मान लिया 48 है लास्ट,
एएलएम की भर्ती, इस आदमी का नंबर 48 है, सबसे लास्ट वाले। अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट के नंबर 50 आ गए तो वो 53 वाले से ऊपर चला जाएगा, वो मेरिट में काउंट होगा, वो जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कोटे में काउंट होगा, मेरिट में होगा, जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। और फिर एक आदमी एक्स्ट्रा शेड्यूल्ड कास्ट का यहाँ भर्ती करना पड़ेगा, तो वो पूरे में इसी रखना। वो जो आदमी ऊपर गया उसकी सेनेटरी बनेगी, वो मेरिट के हिसाब से सेनेटरी बनाएंगे आप। अब बात आती है साथियों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सेनेटरी कैसे बनेगी। वो सेनेटरी ऐसे ही बनेगी जैसे मैं बता रहा हूं। सेनेटरी कैसे बनेगी, ठीक है, वैसे ही 1 से 53 तक जनरल के लगेंगे, 54 टू 80 लगेंगे पीसी के, 81 टू 100। ये है एक ब्लॉक, 1 टू 100 का रोस्टर का एक ब्लॉक है। जो रोस्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें बताया गया 100 पदों का, 100 पोस्टों का एक ब्लॉक होगा, 100 पोस्टों का एक ब्लॉक होगा। ये सीनेटरी लिस्ट बना दिया आपकी ऐसे। और शेड्यूल्ड कास्ट एएलएम की भर्ती में 81 नंबर पे आया पहला शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात यहां तक आपको समझ में आ गई। रोस्टर बना दिया, 100 आदमियों को रोस्टर में लगा दिया, पूरे रोस्टर में। एक रिक्रूटमेंट में प्रमोशन में एक थोड़ी सी फर्क है कि रिक्रूटमेंट में डी रिजर्वेशन पे बैन है। डी रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, हमारे जो 100 रोस्टर थे, 81 के 100 मान लिया, हमारे जो 20 रोस्टर हैं उस पे मान लिया एनएफएस हो गया। एनएफएस समझते हैं आप लोग, नॉट फाउंड स्टेबल, ये वर्ड बहुत घातक है, ये सारी जगह मिलेगा आपको। एनएफएस खूब इस्तेमाल हो रहा है, एनएफएस मान लिया, ये आज नॉट फाउंड स्टेबल। आजकल ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है, कोर्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा जी। और अखबार में रोज पढ़ता हूं मैं, जब से हमारा वर्गीकरण हुआ ना ए और सी का हमारे रिजर्वेशन में, मैं बहुत सारी पोस्टर में देख रहे हूं, बहुत सारे पोस्टर में आता है नॉट फाउंड स्टेबल, और वो पोस्ट खाली रहेगी, लेकिन उसको डी रिजर्व नहीं कर सकते। मतलब ये है उस पोस्ट को आपको खाली ही छोड़ना पड़ेगा, उसको फिर दोबारा एडवर्टाइज करना पड़ेगा, फिर दोबारा लेना पड़ेगा, दोबारा में नहीं आया फिर खाली छोड़नी पड़ेगी, फिर दोबारा लेना पड़ेगा, ये बैकलॉग रह जाएगा। लेकिन वो बड़ा शेड्यूल कास्ट से ही जाएगा, इसमें कोई कमेटी, कोई कुछ नहीं, कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। प्रमोशन में जुदा मसला, उस पर हम चर्चा करेंगे। कितनी बार एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, वो तो ये तो अनंत है। शेड्यूल कास्ट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट को रिजर्व नहीं कर सकते। देयर इज ए बैन ऑन डी रिजर्वेशन, ये चीफ सेक्रेटरी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। प्रमोशन में नहीं, प्रमोशन का भी हम आएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपके पास समझ में आएगी। हाँ जी पूछो बलबीर जी। ज्यादा पक्की होगा ना बंदे, जिदा मैं बेटा लगा ना का तो 36 लग गया है, वो ऐसी सारे पीछे लग गया। हाँ नेट वाले जो आगे ये थोड़ा बहुत सुधार का है कहीं पूरे हरियाणा में, तो केवल एक बिजली ही बोर्ड है समय में जिसमें थोड़ा बहुत हमारा रोस्टर का कुछ सुधार है। आपको पता है मास्टर 500, 600 लगाए, वो 1 से 400 तक जनरल के, 401 से 500 तक स्कूल कास्ट हो रहा है। और वो बेचारे थोड़े दिन बाद हेडमास्टर बन जाते हैं। अगली पोस्ट जब लेक्चरर पर पहुंचना है उन्होंने +2 के, वो कस्टड पोस्ट आ गई, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। वो जब तक 400 नहीं जाएंगे ऊपर चलेंगे, वो बेचारे वहीं पड़े रहेंगे। फिर आएगा 401 से 500 का नंबर। जब वो सारे के सारे स्कूल कास्ट आ देंगे तो रोस्टर तो एक्सेस अपना आप ही हो जाएगा। जैसे हमने A5 में देखा मीटिंग में, हमने मीटिंग में देखा वो क्यों आया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों मान लिया 50 वैकेंसी लाइनमैन की भरनी है, लाइनमैन की प्रमोशन से भरनी है। एएलएम तो हमने भर्ती कर ली है, उनकी सीनियरिटी सर्कुलेट कर दी, मेरिट पर सीनियरिटी सर्कुलेट, प्रमोशन पे आ गए। अब आगे हम प्रमोशन पे आए, ठीक है दोस्तों। अब प्रमोशन में जो हमारा रोस्टर है वो डिफरेंट है। प्रमोशन में 4, 8, 14, 18,
24, 28, 34, 38, 42 और 50। ये हमारे 50 पोस्टों में शेड्यूल कास्ट के 10 रोस्टर। यहाँ पर कच्चा खा लेते लोग, बोला 4 से भाग दिए जाओ, नहीं, ये 42 पे आकर के यहाँ कच्चा खा जाएंगे। 38 के बाद 42 और 50 है हमारा, ठीक है। ये हमारा प्रमोशन का रोस्टर है। ये हर एक शेड्यूल कास्ट में अप्लाई और रट्टा होना चाहिए हमारा रोस्टर। जब तक आपका रोस्टर याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन जनरल करते जाएंगे और तुम बैठे रहोगे। जब तक देखो, बेनिफिशियरी एक वर्ड है, बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग बेनिफिशियरी। रिजर्वेशन का बेनिफिशियरी शेड्यूल्ड कास्ट है। जब तक शेड्यूल्ड कास्ट के लोग को रिजर्वेशन का ज्ञान नहीं होगा, जो देने वाला मान लेना मैनेजमेंट हूं, मैं नहीं हूं, मैं तो नहीं देता रिजर्वेशन कर लो, मेरा क्या करूं? तब कहोगे जब चर्चा करेंगे टेबल पे बैठ करके। चर्चा तभी तो कर पाओगे जब हमें ज्ञान होगा कुछ चर्चा करने के लिए। वो पूछेगा बता तेरा कौन से नंबर पर आना चाहिए था नाम, मैं वो कोई इधर मुंह देख के कोई इधर, मैं कहूंगा मेरा चौथे पे आना चाहिए था, वो कहेगा चौथे में तेरा अवेलेबल नहीं था, ठीक है 8वें में अवेलेबल हो गया होगा, 8वें में तेरा नहीं था, 14 में तो अवेलेबल हो गया होगा जी। अगर 4 पे अवेलेबल नहीं हुआ तो 1 का बैकलॉग हो गया जी हमारा। 8 पे अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो 2 का बैकलॉग हो गया हमारा। 14 में शेड्यूल्ड कास्ट आ गया हमारा, 18 हमारा 14 में भी नहीं आया तो 3 का बैकलॉग हो गया। 18 में मिल गया शेड्यूल्ड कास्ट से जो नीचे पड़ेगा, वो 18 पे कौन है? वो जो 81 नंबर पे आदमी था। ये तो अभी मैं आपको बैकलॉग कैसे बताना वो बता रहा हूँ। अभी 81 को कहाँ सेट करना है उस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको ये बता रहा, मान लिया 4 14 पे हमारा आदमी नहीं मिला वो शेड्यूल्ड कास्ट का, 18वें नंबर पे मिला आकर के, मेरे समझ नहीं आया कि चौथे पे भी मिला और 18वें पे कैसे मिला। मान लिया उस टाइम एलिजिबल नहीं था, आपके 2 साल का एक्सपीरियंस था, अच्छा, उसका 1 ही साल है एक्सपीरियंस का, या पेपर पास नहीं करे उसने, एक बैच निकल गया, उस टाइम अवेलेबल नहीं था, एलिजिबल नहीं था, निकल गया तो वो एलिजिबल हो गया। ठीक है। और जब एलिजिबल नहीं था तो हमारा बैकलॉग हो गया। जब वो एलिजिबल हो जाएगा यहाँ आकर के, तो पहले जो तीनों रोस्टर है ना, मान लिया इन्होंने 17 तक पर रखे, सपोज 17 तक पर रखी ना, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं था हमारा, अब रोस्टर 18 पे आ गया। तो पहले 18, 19 और 20 अगर तीनों एलिजिबल है हमारे, तो पहले 3 हमारे लगे। चौथा, 8वां, ये क्यों लगाने हैं? क्योंकि ये हमारा चौथा, 8वां, 14वां रोस्टर खाली है। ये तीनों पहले प्रमोट करने पड़ेंगे अगर हम अवेलेबल है, एलिजिबल है। मेरा एक क्वेश्चन है यार, हाँ, पूछिए। जिनको चौथा, 8वां, 14वें रोस्टर पे पॉइंट पे मानेंगे, 18, 19 नहीं मानने वो बताना। इसकी कोई इंस्ट्रक्शन नंबर क्यों कोई 9279 ना सब इसमें लिस्ट तो दिया आपको, 9279। वो इंप्लीमेंट होती जा रही है अंदर आ रही है। हाँ? वो चलती है ये। नहीं, बहुत सारी चेंजेस हैं। आज की तारीख की कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं बताऊंगा। आने तो दो वहां, पहले ना मुझसे पूछ। ये तो बात है, ये 9279 में लिखी है, ठीक है जी। मेंटेनेंस ऑफ रोस्टर कैसे मेंटेन करना है? तो सर ये बैकलॉग तो हमारा ही नगद है, छोटे है कौन? ज्ञान नहीं है ना हमें, ज्ञान ही नहीं है ना हमें। यानी आपने कह की कराया वो एक बात अलग है, उस समय तो कदे नहीं कराया। पहले सुनो, जो आदमी 18 नंबर पे प्रमोट कराया, इसके आगे लिखना है एडजस्टेड अगेंस्ट रोस्टर पार्ट नंबर 4। एडजस्टेड करना, ऊपर नहीं जा सकता है 4 नंबर, एडजस्ट करना है रोस्टर शेड्यूल का, ठीक है। 19 वाला 8 पे एडजस्ट करना है, 20 वाला 14 पे एडजस्ट करना। अब भाई यहाँ बड़े दिमाग की बात आ गई, सवाल पूछना चाहिए था लेकिन पूछा नहीं। हमारा 18वां में तो रोस्टर था ना, ये तो हमारा बैकलॉग पूरा किया, उसके बाद आएगा ये तो बैकलॉग पूरा किया। मान लिया अगर 4 पहले पोस्ट पढ़नी है, बैकलॉग 3 का है और रोस्टर शेड्यूल कास्ट का भी बीच में आ गया, तो 3 की बजाय फिर 4 शेड्यूल कास्ट लेने पड़ेंगे। चौथा हमारा 18वां नंबर का है, 18 नंबर का रोस्टर आया था हमारे बीच, जिसको हमने बैकलॉग वाला शेड्यूल कास्ट करना। तो अगर 4 वैकेंसी आके आएंगी ना, तो चारों शेड्यूल कास्ट को मिल दीजिए। पहले इसको बैकलॉग को क्लियर करना, वो तब जब आप एलिजिबल होंगे,
जब आप एलिजिबल ही नहीं होंगे तो कैसे होगा? अब आप देखिए पोस्ट 21 भर ली ना हमने, पोस्ट 21 भर गई ना, 17 4 21 21 में 20% के हिसाब से 4 ही लोग आएंगे, 4 हो गए हमारे। अगर हम 3 ही रखते 18 में बना, ये क्या करते हैं दफ्तर वाले, बोले 3 पोस्ट है, तीनों थारे को दे दी, वो तो मेरा बैकलॉग था। ये बड़े गहरे सोचने की बात है। हर दफ्तर में मूर्ख बनाया जाता हमारे लोगों को, हर दफ्तर में। सबसे बड़ा तो ये और हमारे लोगों की समझ में नहीं आती है ये बात, लेकिन इसको समझने की बड़ी सख्त जरूरत है। आप उसके टच में रहना, नंदी साहब दफ्तर में बैठे रहना, जो ही वो बैठ जाए तो आप उठ के चले जाओ। अब आप दिमाग लगाइए दोस्तों, अगर हम 21 नंबर का आदमी नहीं लगाते, 3 ही लगाते, 3 लगाते तो 20 पोस्टें भरी जाती ना, ठीक है ना? तो 20 में तो 3 ही आए शेड्यूल कास्ट आपके, उन्हें तो 4 चीजें थे ना। वो तो कहेंगे 3 पोस्टें तीनों थारे को दे दी, खत्म कर दिया, बैकलॉग पूरा हो गया। बैकलॉग तो पूरा हो गया, लेकिन ये एक शॉर्टफॉल और हो गया 18 का। ये शॉर्टफॉल पूरा हो गया, इसलिए 21 तक जाएगा ये रोस्टर। अब आप 21 में देखेंगे तो 4 हो गए हमारे। ये हमारे रिजर्वेशन को ऐसे पूरा करना है। बैकलॉग को फिलअप करना कैसे करना है? जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो 3 भर के आपको पार जाएगा। यहाँ क्या किया, यहाँ का भला क्या हो गया, आपके दफ्तर में मैंने उस दिन दिखाया था, वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी बात बता सकता हूँ। रोस्टर मेंटेन करना है ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 होगा 1 से 100 तक। रोस्टर में 1 से 100 तक नाम आएंगे, जिनमें 4 8 14 18 24 28 34 40 50 शेड्यूल कास्ट, उनमें शेड्यूल कास्ट आते जाएंगे तो ठीक है। मान लिया 100 में शेड्यूल कास्ट 14 ही मिले, ठीक है। हर एक 100 के बाद इसको रोस्टर को क्लोज करना है, क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने के बाद कैरी फॉरवर्ड सिस्टम को मेंटेन करना है, जो रिजर्वेशन का सबसे अहम पहलू, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। किसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड सिस्टम? एक में 1 से 100 के एक ब्लॉक में 14 ही शेड्यूल कास्ट आए, 6 शॉर्ट हो गए, यहाँ पर बैकलॉग दिखाया जाएगा। कॉलम है, मैं परफॉर्मा मेरे पास है, मैं प्राप्त चाहे तो सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है। उसमें क्लोज करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है SC BC ESM PHC, ठीक है। प्रमोशन में हालांकि आजकल PHC की भी रिजर्वेशन है, परंतु हमारा उस रोस्टर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हमारे 6 लोग यहाँ पर शॉर्ट हो गए, ये 100 का रोस्टर यहाँ क्लोज करते हैं, 6 का बैकलॉग। अब ये तो क्लोज तो करते हैं, जो 6 का बैकलॉग है, इसको अगला जो हमारा ब्लॉक शुरू होगा 101 से 101 to 200, ये दूसरा ब्लॉक शुरू होगा। तो ये 6 का बैकलॉग कैरीड फॉरवर्ड करना है, कैरीड फॉरवर्ड। इस साइड में लेफ्ट साइड में उसके ऊपर लिखा होता है कैरीड फॉरवर्ड रिजर्वेशन, SC BC ESM PHC। तो यहाँ 6 का शेड्यूल कास्ट का रोस्टर का 6 बैकलॉग कैरीड फॉरवर्ड। अब जब 101 से स्टार्ट करेंगे रोस्टर, तो पहले 6 का बैकलॉग पूरा करना है। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं, वो फिर क्या करेंगे, 50 का बैच आएगा, 50 के बैच में 40 जनरल के लगा देंगे, 10 के नीचे सारे लगा देंगे, जबकि हमारे 6 पहले लगाने चाहिए। ये BC और ये लिखने की जरूरत है, उसमें परफॉर्मेंस में ऐसा है, परफॉर्मेंस है हमारा, बड़ा हमें लिखना नहीं चाहिए, ये कंफ्यूज करें। मैं नहीं कंफ्यूज करूंगा, आप अगर रोस्टर कंफ्यूज करेगा, अगर आप नहीं पढ़ लिखेंगे तो लिखा है, सिर्फ हमने फोकस में भी SC महिला साहब, हम अगर नहीं लिखेंगे ना तो फिर हम रोस्टर कंफ्यूज करेगा रोस्टर। फिर आप जब रोस्टर आएगा आपके सामने, फिर आप फंस जाएंगे, क्या करूं जी मैं। रात एक तो लैपटॉप प्रिंटर नहीं मेरा चला, मैं उसका प्रिंट नहीं ले पाया,
चलो सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है। तो ये जो 6 का बैकलॉग है हमारा, जब अगली 10 वैकेंसियां भरेंगे ना हम, पहले 1 से 6 शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग पूरा करना है। हिदायतें सरकार की है। अगले ब्लॉक में जब ब्लॉक स्टार्ट करेंगे तो पहले 6 का बैकलॉग पूरा करना है। लेकिन ये तब कब पूरा करेंगे? जब हमारे को ज्ञान होगा, जब हम रोस्टर चेक करेंगे। अगर आपको चेक करने नहीं दिया तो हटे भी मानिए आप मान लिए आगे पदाधिकारी है, सेक्रेटरी है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, जो भी आप लोग कल बैठे हमारे हेड ऑफिस में, वो कहेगा रोस्टर चेक करा, वो नहीं चेक कराएगा आपको। जैसे वो बदमाशी कर रहा था, एक ही मैं ऐसा डीएसपी में जहाँ रोस्टर रजिस्टर दिखाते, बाकी सब दिखाते हैं। एक क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि यहाँ हम जो है ना बेहद कमजोरी में इसलिए क्योंकि जहाँ उनके सर पर खड़े नहीं होते दिखा रहे। अब हम मीटिंग में फैसला करके थे कमेटी बनाओ, कमेटी नहीं बनाई तक क्या हुआ उस कमेटी में? अब यहाँ जो ही खड़ा है, कदे चीफ नहीं बैठते रहे, नहीं बैठते रहे, कोई नहीं बैठता। ठीक है जी। अब ये 6 पहले बैकलॉग पूरा करना है। अगर वैकेंसी 7वें में भी जाएगी तो 7वें नंबर पे शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए भाई। क्यों मिलना चाहिए? अब मैं सवाल पूछता हूँ। नंबर 204 104 है, 104 आ गया, 7वें पे आ गया। 8वीं वैकेंसी भी थारी मिलेगी अगर दिमाग लगाएंगे तो। कैसे लगेगी? तो रोस्टर पार्ट अगला 108 मारा तो पहले 8 की 8 पोस्टें हमारे मिलनी चाहिए ना। वो कहेंगे जी हम तो वैकेंसी तो बढ़ी 10 8 थारे हम कैसे देंगे? यही इनको तकलीफ होती है। लेकिन आपको लेना ही है ये। अगर आपको ज्ञान होगा तभी ले पाएंगे आप। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो कैसे ले पाएंगे? ये बताइए। अब आप कैसे सोच सकते हैं पहले 6 का पूरा करके 7वीं भी मारी 8वीं भी मारी? ये आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा तभी तो बता पाओगे ना मेरे को। वे अगले दोनों रास्ते तो मेरे हैं, मेरे आदमी से भरो, बशर्ते कि आप आदमी एलिजिबल हो। ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि बैकलॉग फिलअप कैसे करना है, रोस्टर रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। अब नॉर्मल हालात की बात करता हूं। अब आ जाते हैं एक्सीलरेटेड प्रमोशन और एक्सीलरेटेड सीनियरिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेटेड प्रमोशन एंड एक्सीलरेटेड सीनियरिटी? वर्ड क्या है? एक्सीलरेटेड। ये शब्द आपका सारी उम्र पीछे नहीं छोड़ेंगे। अभी हम एक्सीलरेटेड प्रमोशन पे आएंगे। नंबर 2 एक्सीलरेटेड सीनियरिटी। ये शब्द 2 आपका पूरी जिंदगी शिक्षा नहीं छोड़ेंगे। जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा आपको तो रिजर्वेशन का ज्ञान अधूरा है। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। आपने 1 से 40 तक की 40 वैकेंसी भरनी है लाइनमैन की। ठीक है। और आपने 100 आदमी भर्ती करे थे। मैंने बताया आपको 100 भर्ती करे थे हमने। 153 पे जनरल का था, 54 से 80 बीसी का था, 81 से 100 शेड्यूल का था। अब आपने 40 वैकेंसियां भरनी है। ठीक है। रोस्टर 4 8 14 18 24 28 34 और 38 40 में ही रोस्टर रहेंगे हमारे। ठीक है। जो सीरियल नंबर 4 पे आएगा वो 81 नंबर का आदमी उठा के लाएगा। 4 नंबर पे जो पहली सीनियरिटी में मेरिट पे सीनियरिटी बनी उनमें शेड्यूल कास्ट 81 पे था पहला, वो 4 नंबर पे लाना है। 8 नंबर वाला 82 पे लाना है। 14 नंबर वाला 83, 18 नंबर वाला 84, 24 नंबर वाला 85, 28 नंबर वाला 86, 34 नंबर वाला 87, 38 नंबर वाला 88। क्या आपकी बात समझ में आएगी? क्योंकि शेड्यूल कास्ट तो थे ही टेल पे। उनको 81 82 83 84 85 86 87 88 8 आते वो लेने हैं। यहाँ 4 8 14 18 24 28 34 38 जब प्रमोशन ऑर्डर करने लगे। ठीक है। इसी ऑर्डर में प्रमोशन होना चाहिए हमारा। अगर इस ऑर्डर में प्रमोशन होगा दैट इज नोन एज एक्सीलरेटेड प्रमोशन। क्या हुआ जी? एक्सीलरेटेड प्रमोशन त्वरित। ये जो क्या है 4 8 होगा, ये जरूर का रीजन क्या है? जरूर का रीजन। अभी मैंने बताया था। आओ बैठो बैठो, स्वागत है आपका।
आपके रोड जिला के कार्यक्रम आओ भाई बैठो, स्वागत है आप लोगों का। साथियों, आप लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं आपको भी बताना चाहूंगा तो एक बात है। हम चर्चा कर रहे हैं आज की तारीख में रिजर्वेशन क्या होती है, इसको कैसे दिया जाना चाहिए और इसको कैसे लागू करवाना चाहिए, कौन कौन से कायदे कानून है इसके जिनके ऊपर रिजर्वेशन खड़ी है आज की तारीख में। हमने स्टार्ट किया 9/2/79 को हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन में और भर्ती में आरक्षण लागू हुआ हरियाणा प्रदेश में, ठीक है। 20% रिक्रूटमेंट में लागू हुआ, 20% प्रमोशन में लागू हुआ। अब ये जो 20% 100 में 20 देने हैं भर्ती के और 100 में 20 देने प्रमोशन के, कैसे देने हैं? ये तो यानी कि 80 ऐसे लिख देंगे, कोई तो क्राइटेरिया होगा, उसको बोलते हैं रोस्टर रजिस्टर। आपका रोस्टर रजिस्टर रिक्रूटमेंट का भी होगा, प्रमोशन का भी होगा। 100 में शेड्यूल कास्ट की जो 20 वैकेंसियां हैं, अगर भर्ती की बात करें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, ये 50 में 10 रोस्टर शेड्यूल कास्ट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के भर्ती। अगर हम प्रमोशन की बात करें, पहले 4, 8, 14, 18, 24, 28, 34, 38, 42 और 50, ये 50 में 10 रोस्टर है शेड्यूल्ड कास्ट के। ये शेड्यूल्ड कास्ट के रोस्टर हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन के रोस्टर हैं। फिर समझ लें, आपने सवाल बड़ा अजीब करा, मेरी समझ में नहीं, आपका माइंड अपसेट है। मैं रिजर्वेशन के पॉइंट बता रहा हूँ, ये रिजर्वेशन के पॉइंट, ये प्रमोशन की अलग है, रिक्रूटमेंट की अलग है। प्रमोशन जब भी करनी है तो 4, 8, 14, 18, 24, 28, 34, 38, 50, ये रोस्टर शेड्यूल्ड कास्ट के। इन पर शेड्यूल्ड कास्ट को प्रमोट करना है, 1 से 3 पे जनरल वाले को करना है, 4 पे शेड्यूल्ड कास्ट को करना है, फिर 5 से 7 पे जनरल को करना है, 8 पे शेड्यूल्ड कास्ट को करना है। ओबीसी की प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं, ठीक है, उनकी केवल भर्ती है 27%। अगर हम 81 नंबर जो हमारी पहली मेरिट बनी, 1 से 53 तक तो जनरल कैटेगरी का आदमी लगाया भाई, 54 से लेकर के 80 तक लगाया ओबीसी का आदमी, 81 से 100 लगाया शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी। अगर हमने 100 आदमी भर्ती किए तो ये मेरिट से सिलेक्ट बनती है, और मेरिट ऐसे ही आती है वहां से, वो मेरिट में जाएगा। मेरिट की मैंने आपको बता दी, जो शेड्यूल जनरल कैटेगरी का 53 नंबर पे आदमी है, अगर उसका नंबर 40 है और किसी शेड्यूल्ड कास्ट का नंबर 41 है तो वो जनरल मेरिट में जाएगा, वो मेरिट में ट्रीट होगा जनरल कैटेगरी में। वो प्रमोट कैसे होगा? वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेगा, अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने में उसको बेनिफिट लगता होगा तो सबसे पहला आदमी वही होगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा उसको, दिस आर द इंस्ट्रक्शन। चौथे नंबर पे जाएगा, हैं? चौथे पे जाएगा, वो तो फिर दोनों तरफ फायदा ले इसका सर। हाँ, फायदा नहीं लेगा। वो तो उसने कम्पीट किया जनरल कैटेगरी में, वो तो उसने जनरल कैटेगरी में कम्पीट किया मेरे भाई। उसके ऑप्शन है ना भी। देखो, चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शन नोट कर लें आप लोग, 27/8/2021 की चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शन, 27/8/2021 की चीफ सेक्रेटरी का। अच्छा, इंस्ट्रक्शन कैसे देखते हैं ये समझ में पता आपको? वो भी आपको दिखाते हैं आज कैसे देखते हैं उसको। सबसे अहम मसला है अभी एक्सीलरेटेड प्रमोशन की, समझ में आती बात, ठीक है। अब एक्सीलरेटेड सीनियरिटी की बात, ये 40 आदमी प्रमोट कर दिए, हो गए प्रमोट। अब हमें अगर जब सीनियरिटी बनाएंगे, अगर सीनियरिटी में भी शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को 81, 82, 83 वाले को 4, 8, 14, 18, 24, 28 पे सीनियरिटी में ही लगा देंगे लाइनमैन की, दैट इज नोन एज एक्सीलरेटेड सीनियरिटी। अब आगे जो भी सारी लड़ाई चलती रही पूरे आज तक की, वो सारी लड़ाई इसी पर है, एक्सीलरेटेड सीनियरिटी पर। प्रमोशन तो हमारी सदा ही जारी रही, लेकिन सारी उम्र कदे काटती सीनियरिटी, कदे फिर लागू करती, कदे काटती, कदे फिर लागू। ठीक है, सीनियरिटी में मैच लगा दिया अगर 4, 8, 14 पे, दैट इज नोन एज एक्सीलरेटेड सीनियरिटी। अब एक्सीलरेटेड प्रमोशन और एक्सीलरेटेड सीनियरिटी का मतलब आपके समझ में आ गया? किसी को यहाँ तक का कोई डाउट हो तो सवाल पूछ सकते हैं। एक्सीलरेटेड सीनियरिटी 40 लोग प्रमोट करे थे हमने लाइनमैन, अब उनकी सीनियरिटी बनानी है डिपार्टमेंट। एएलएम की सीनियरिटी में तो वो 81 में 83 में पढ़े, लेकिन लाइनमैन की सीनियरिटी में वो 4, 8, 14, 18, 24, 28, 34, 38 पे लगा। वो भी क्यों लगा, उसकी वजह बताएंगे ना।
मैं तो इसका मीनिंग समझा रहा हूँ एक्सीलरेटेड सैनिटी का क्या है। एक्सीलरेटेड सैनिटी का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ गए होंगे अब आप ये, दैट इज नोन एज एक्सीलरेटेड सैनिटी। अब आप लोग ऐसा करो, अपने अपने मोबाइल चालू करो, सारे उसमें डालो गूगल में, गूगल में डालो CS हरियाणा, CS हरियाणा डालो गूगल में आप सब लोग। हाँ बोलो। एक जैसे एक ग्रुप में अपन ने एलएम चैनल को प्रमोट कर दिए, 100 का ब्लॉग 100 के प्रमोट कर दिए, ठीक है सर। और उसमें अपन बंदे की शॉर्ट कॉल गया 2 का, नया बैच आता है, वो रिक्रूटमेंट पूरी होगी, नेक्स्ट प्रमोशन के दोनों रिक्रूटमेंट को चैनल ना करो, अलग 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 ही है सर। एकदम और भर्ती होगी जैसे उसमें भी अपने ऐसे ही आ गई, लेकिन जो वो 2 सीट खाली है वो जो नए भर्ती वाले अपने वाले बैच को ऊपर जाएंगे फिर बैक नहीं मेरिट पे लगेगा, बैक में जाना बंद होगा। पॉइंट आप दे रहे हो बेशक बैक क्योंकि पहली से लड़की जो है ना वो मेरिट से बढ़ेगी, जो मर्जी तक आप तकरार कर लो, जो मर्जी बहस कर लो, जो मर्जी झगड़ा, वो अपने बैच वो जो 2 बैक लोग है ना वो भी मेरिट के हिसाब से जहाँ उनकी मेरिट आएगी वहां सीनियरिटी में। सिग्नेचर तो लगे 2 का बैक लोग हो गया, आपके मान लो 50 भर्ती करे और 10 शेड्यूल काट वो लगाने थे, 2 पिछले 12 लगाने थे, वो 12 के 12 मेरिट में लगेंगे जहाँ उनकी मेरिट बढ़ेगी। मंदिर तक क्वेश्चन ये है सर कि जो 2 क्वेश्चन बच गए, 2 पॉइंट बच गए वो भरे तो जाएंगे। अभी तो सवाल मैंने पूछा था, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें 3 रिजर्वेशन पे बैन है, शेड्यूल्ड कास्ट के मान लिया 2 शॉट रह गए, वो जनरल वाला रिक्रूटमेंट के वो जनरल वाला से नहीं भर्ती कर सकते। नहीं क्वेश्चन क्लियर हुआ है, आपने रोस्टर दे दिया था, रोस्टर बना दिया आपने, ठीक है, रिक्रूटमेंट हो गया, बैच आ गए, 4 बैच आ गया, 6 बैच आ गया, 8 बैच आ गया, ठीक है। अब रोस्टर कब दिन लग रहे हैं, रिक्रूटमेंट तो हमारी पहले से हो रखी है, रोस्टर बन रहे हैं, तो जैसे 4 बैच वाले का पूरा रोस्टर कंप्लीट हो गया, 100 का ब्लॉक हो गया, 100 का हो गया सर, और उस बैच में अपनी बैकलॉग रहेगी 4 की सीट खाली, लेकिन वो बैच कंप्लीट हो गया वहां पे सारा, अब बैच है 6 बैच, लेकिन रोस्टर तो देना है, बैकलॉग हमारी 4 सीट पेंडिंग है, तो वो 6 वाले या 4 वाले के उस बैकलॉग में जाएंगे, बैकलॉग तो 4 का ही है, तो लेकिन भर्ती उनकी आज 2006 में हुई है, तो वो 2006 में जाएंगे, बैकलॉग तो रिक्रूटमेंट के लिए रहेगा, बेशक रहेगा लेकिन वो जाएंगे 2006 में, ठीक है, क्योंकि मेरिट को लांग के नहीं जा सकते, वो मेरिट को नहीं लांग सकते। एक बात बता दो, पूछो। ये 2007 में एक भर्ती हुई जैसे, उसमें 20 प्रमोट हो रहे थे, नहीं रिक्रूट की बात कर रहे हैं आप, भर्ती की बात कर रहे प्रमोशन की, हैं। हाँ ठीक है। बैच में मान लो कि 100 का प्रमोट था, 20 हो रहे थे, 2 मर गए, मर गए, ओके। ठीक है, हाँ। 2 रोस्टर पॉइंट खाली रह गए। अब आपको आपकी सवाल का जवाब आपके आने वाला है, वो replacement बैठिए, रिप्लेसमेंट थोड़ी है, वो आएगा, बैठ जाना। अब ये सारे जितने भी सवाल है ना अभी आने हैं, बाकी है वो 10/95 का फैसला के सफरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो 10/1995 का फैसला, उस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं कर रहा हूँ गूगल पे CS हरियाणा लिख लिया भाई तुम, अब इसमें ढूंढो HR3 ब्रांच है, HR3 ब्रांच, HR3 देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज 3rd, HR3 मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊं, ये गूगल है, इसमें CS हरियाणा डाल दिया, CSHRY, ठीक है, ये CSHRY डाल दिया, सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी आ गया, पहले इसको क्लिक करो, कर लिया जी क्लिक, ठीक है, क्लिक करके ये सारे आगे देखो, यहाँ नीचे आगे चलते जाओ, यहाँ नीचे आ जाओ, देखो ये आ गया HR3 ब्रांच, ह्यूमन रिसोर्सेज 3rd, आ गया, मिल गया सबको? कोई ऐसा जिसको ना मिला हो पूछ लो, शर्माओ ना भाई, अगर तो बताएगा नहीं तारे। CS हरियाणा में जाओ, आगे फिर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा आ गया होगा आपके आगे, उसको दबाओ, दबाओ, उसको ऊपर खींचो, खींचते जाओगे तो नीचे जा करके ह्यूमन रिसोर्सेज 3rd आ गया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज 3rd को दबाओ, दबा दिया।
अब इसमें सारी जब से भी रिजर्वेशन पॉलिसी जारी हुई वो सारी मिलेगी। जब से जितने सर्कुलर हैं रिजर्वेशन के सर्कुलर इसमें सिर्फ रिजर्वेशन मिली, ओनली रिजर्वेशन है 4 ये 20 पॉइंट है। ये तो ये नहीं, आगे नीचे आओ, नीचे ये नहीं करे 1 2 3 4 40 50 तक जाएंगे। सबसे लास्ट पे जाओ आप, सबसे लास्ट पे ये तो एक पेज है। सबसे लास्ट में कितना नंबर पेज है वो देखो तुम। ये 10 तक थे, 11वें के बाद दबाओ 11वां दबाओ, 11वां दबाओ आगे, फिर आगे चलो 15 तक आ गया, फिर 16वां फिर दबाओ। ये तो आई आगे से पेज है। नहीं मैं दिखाना चाहता हूँ ना आपको क्यों वजह है। सबसे लास्ट में आ जाएगा, वहां सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आएगी 9-2 समिति। सबसे लास्ट पेज में जो पहली इंस्ट्रक्शन है रिजर्वेशन की 9-2 समिति से ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद चलती चली जाएगी। आपने कोई भी रिजर्वेशन का सर्कुलर देखना तो चट से 4 तरीक का। ये तो बात हुई थी रिजर्वेशन की एक्सीलरेटेड प्रमोशन और एक्सीलरेटेड सीनियरिटी, आप लोगों के समझ में आ गई। ये होता है पता नहीं क्या लिख दिया यार, प्रदीप को अच्छे काटा डेवलपमेंट का नहीं है हमारे। आप दोस्तों बात आ गई आगे चलने की, अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में जब केंद्र ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी, जो हम खोल रखे हैं मंडल कमीशन के जरिए बैकवर्ड क्लास के लोगों को 27% का आरक्षण मिला। ठीक है, उस 27% के आरक्षण को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उस केस का नाम था इंदिरा साहनी, नोट कर लें आप लोग, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मंडल कमीशन को चैलेंज किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज करा, 27% आरक्षण को चैलेंज। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 9 जजों की बेंच में लगा केस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। संविधान पीठ की 9 जजों की संविधान पीठ बनाई, उसमें लगा। अब मामला तो था बैकवर्ड क्लास के आरक्षण का। फैसला आ गया भाई इंदिरा साहनी का 16/11/1992। कब आ गया कोई फैसला? 16/11/1992 में फैसला। अब ये फैसला आ गया, बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, मसला बैकवर्ड क्लास का, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया शेड्यूल कास्ट पर। 9 जजों ने उन्होंने कह दिया जो 16(4) आर्टिकल है, जिसके संविधान में 16(4) आर्टिकल के तहत हमें रिजर्वेशन मिली। आर्टिकल 16(4) नोट कर लें आप भाई। ये 16(4) आर्टिकल जो है ना, बाउंडिंग नहीं है सरकार पर रिजर्वेशन देने के लिए, इसलिए इस रिजर्वेशन को हम खत्म करते हैं। और ये 17 जून 1995 से रिजर्वेशन खत्म हो गई। इंदिरा साहनी ने कह दिया, 9 जजों ने, शेड्यूल्ड कास्ट की जो प्रमोशन में आरक्षण है वो हमारा खत्म हो गया। केस नंबर क्या है इसका? केस नंबर आप अभी गूगल में डालो, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 3 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गूगल में डालते आपके सामने फैसला आ जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले की बात है दोस्तों, एक्सीलरेटेड सीनियरिटी का जो बात बीच में अधूरी रही। हमारे लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल गया, एक्सीलरेटेड प्रमोशन मिल गया। हमने सरकार से मांग करी हमें रोस्टर बेस एक्सीलरेटेड सीनियरिटी भी दी जाए हरियाणा बिजली बोर्ड में। सरकार ने हमें नहीं दी, सरकार ने हमें बहकाया, गुमराह किया, तो हमने कोर्ट में केस कर दिया साथियों, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में, करमचंद वर्सेस एचएससी। करमचंद वर्सेस एचएससी भी, ये 1988 में केस जनवरी के पहले महीने में हाईकोर्ट में चलता है। हम आ गए जनवरी 1988। एक्सीलरेटेड सीनियरिटी का मैटर, प्रमोशन तो हमारी बहाल ही रही,
हम मांग रहे थे एक्सीलेटेड सिनेटी 4/8/18 जो मैंने एक्सप्लेन किया आगे। तो भाई हमारे पल्ले ध्वन में तो कुछ थी नहीं भाई, लोगों ने पता नहीं कैसे मांग करके कई हमारे खलीफा थे, राम सिंह था, PS तोगड़िया था, देशराज कागड़ा था, लालचंद था, सोनलाल था, बहुत सारे डिप्टी सुप्रेंटेंडेंट थे जिन्होंने पैसे मांग करके किसी फील्ड में चले गए, तनख्वाह दे दे कह दिया, तब जा करके हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ पाए और 6 दिन तक लगातार हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही। हर वकील रोज भी फीस के पैसे मांग रहा, पता नहीं कैसे कर करके लोगों ने भाई, पता नहीं, हम तो सैल्यूट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये केस लड़ा। 31/10/88 को 31/10/1988 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन है। हाई कोर्ट ने तो हमारी खारिज कर दिया, तो रेगुलर प्रमोशन नहीं, टेम्परेरी। जबकि हम रोस्टर 4/8/14 में प्रमोट हुए तो हमारी रेगुलर प्रमोशन थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मान्या तो इनकी रेगुलर प्रमोशन थी। इसलिए 31/10/1988 को हमारे को बिजली बोर्ड में एक्सीलेटेड सिनेटी बहाल की गई। 31/10/1988 उन लोगों को जो बेचारे 4-3 दिन प्रमोशनों पे रुके बैठे थे, उन लोगों को ड्यू डेट मिली, लाखों दिन मिला। एक समय ऐसा आया बिजली बोर्ड में 4 पोस्ट अंडर सेक्रेटरी की थी, 4, और चारों में शेड्यूल्ड कास्ट आ गए, चारों शेड्यूल्ड कास्ट अंडर सेक्रेटरी बिजली बोर्ड, चारों में शेड्यूल्ड कास्ट। कौन आ गए? राम सिंह अंडर सेक्रेटरी, PS तोगड़िया अंडर सेक्रेटरी, देशराज कागड़ा अंडर सेक्रेटरी, BD पंचवटी अंडर सेक्रेटरी। ये चारों शेड्यूल्ड कास्ट लगे, 4 ही पोस्ट थी और रिजर्वेशन कोई नहीं थी कैसे, लेकिन उनको ड्यू डेट मिली क्योंकि सिनेटी हमारी बात हो, उनकी 4 पीछे सिनेटी पड़ी थी, चारों में दे ही नहीं रहे थे सिनेटी, उनकी सिनेटी बनी, ड्यू डेट सिनेटी मिली उनको और ड्यू डेट प्रमोशन मिली उनको। अब चारों पोस्टों पे शेड्यूल्ड कास्ट अंडर सेक्रेटरी बैठ गए, दुनिया भर के लोगों की प्रमोशन हुई, जेई बुलंदी पर समय नहीं हमारी, बड़ा अच्छा समय चला हमारा, चारों पे हमारे शेड्यूल्ड कास्ट आ गए। आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन ये हुआ है, इतिहास में दर्ज है। चारों पे अंडर सेक्रेटरी शेड्यूल्ड कास्ट ही थे। बड़ी तकलीफ हुई लोगों को, लोगों ने पंजाब में भी ऐसा ही हुआ, जब फैसला आ गया पंजाब ने एक्सीलेटेड सिनेटी दे दी, वहां बहुत सारे लोग प्रमोट हो गए। अभी मैंने इंदिरा साहनी का केस आपको बताया, 16/11/1992 को ये कह दिया कि प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो गया, वो तो खत्म हुआ आरक्षण आपका। अब आज बात प्रमोशन में सिनेटी की बात और रोस्टर की बात, अब जो बात कर रहे हैं पंजाब के लोगों ने, पंजाब स्टेट में कुछ एक आदमी था RK सब्बरवाल, एक था अजीत सिंह जंजुआ। अजीत सिंह जंजुआ, ये जंजुआ ने हमारा पीछा ही छोड़ा, चीना राम। इन 2 आदमियों ने हमारे खिलाफ केस कर दिया, इनको ये रोस्टर भी गलत है और ये सिनेटी दोनों गलत है, खत्म करो। पंजाबी था, जंजुआ पंजाबी था, दोनों पंजाबी थे, खतरी। इन्होंने 2 चीजों पे केस कराया, RK सब्बरवाल ने हमारे रोस्टर पे केस कर दिया और इसने जंजुआ ने हमारी सिनेटी पे केस कर दिया, एक्सीलेटेड सिनेटी। ठीक है, दोनों अलग केस थे, दोनों अलग केस थे, दोनों अलग केस थे। RK सब्बरवाल का फैसला आया 10/2/94 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कह दिया, जो आपका पहला ब्लॉक था, यानी 100 का ब्लॉक है शेड्यूल्ड कास्ट का, अगर उसमें ऐसा समय आ जाए 80 जनरल के आ जाए, 20 शेड्यूल्ड कास्ट के आ जाए, ऐसा समय आ गया, मान लिया आपके रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो और सैंक्शन पोस्टें 40 थी, 40 से 40 पर थी, ठीक है, उनमें जनरल कैटेगरी के पूरे आगे 8 शेड्यूल्ड कास्ट के भी आगे 40 थी, ठीक हो गया, सिनेटी बनी, 100 का ब्लॉक पूरा हो। प्रमोशन की बात कर रहा हूँ,
ये रोस्टर पूरा हो गया हमारा। अब जब रोस्टर पूरा हो गया उसके बाद क्या करें भाई? उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा रिप्लेसमेंट थ्योरी लागू। आगे से करो मैंने। हाँ, रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या थी? जो 1 से 80 तक के जनरल कैटेगरी के आदमी थे, अगर उनका कोई आदमी प्रमोट होकर ऊपर चला गया, अगर उनका कोई आदमी मर गया या उनका आदमी को रिटायर हो गया, वो रोस्टर जो खाली करके जाएंगे वो जनरल से भरा जाएगा, जनरल का रोस्टर। और अगर हमारे 20 शेड्यूल कास्टों में से कोई आदमी प्रमोट होकर के ऊपर चला गया, कोई आदमी मर गया या कोई रिटायर हो गया, जो रोस्टर वैकेंट होगा वो शेड्यूल कास्ट को मिलेगा। आज की डेट में यही लगा। हाँ जी, हाँ जी, यही लगा। सिर्फ वो रिप्लेसमेंट वो तब है आपकी 40 की 40 कैपेसिटी 40 की 40 पूरी होगी और उसमें जनरल के 80% हो गए, 20%। जाओ 2 जने जाओ, बड़े हाथ में न जाइए वहाँ, 2 जने जाओ। हाँ, बैठो भाई। ये बात मेरी आपके समझ में रिप्लेसमेंट थ्योरी की। अगर इनका आदमी कोई रिटायर होगा तो इनसे भरा जाएगा, इनका कोई रिटायर होगा तो इनसे भरा जाएगा। यानी पोस्टर वैकेंट जिसका भी होगा उसी से भरेगा। दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट। ये तो आर के सफरवाल का फैसला हो गया। अब आ गया अजीत सिंह जंजवा, जिसका फैसला 1/3/96 में हुआ है। इसने ये कह दिया कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्रमोशन तो देंगे हम, एक्सीलरेटेड प्रमोशन, पर एक्सीलरेटेड सीनियरिटी नहीं देंगे। एक्सीलरेटेड सीनियरिटी हमारी वैसे 1/3/96 को अजीत सिंह जंजवा फर्स्ट बोलते हैं। इसको नोट कर लें आप, अजीत सिंह जंजवा फर्स्ट। अजीत सिंह जंजवा फर्स्ट 1/3/96 को फैसला आया। समझ में आ गया आप लोगों के बाद? सीनियरिटी हमारी खत्म कर दी और वहां जो बने थे ना 4 अंडर सेक्रेटरी, उन पर तलवार लटकी पर रिवर्ट करेंगे। सेक्रेटरी में तो सुबह सिंह बाम नहीं पहला सकता जिस पर रिवर्ट करें, ये वाज आल्सो अंडर सेक्रेटरी। हमारे वाले महकमे में थोड़े से सियाने थे आदमी, रोड़ा रुका करते रहे, रंग झगड़ा करते रहे। जगदीश लाल नाम का शख्स था, जगदीश लाल, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसने रिट डाल दी भाई, वेद जंजवा गलत कह रहे हैं, हमारी तो रेगुलर प्रमोशन थी, हमारे तो करमचंद वर्सेस एसएससी अलग केस था, हमारे को किस लिए कर रहे हो तुम, लफड़ा पा रहे हो। तो वह 7/5/1993 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया जगदीश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस। हरियाणा स्टेट के खिलाफ जगदीश लाल ने केस करके था सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें हमारे सारे लोग 7/5/93 को फैसला आ गया भैया जमा का फैसला गलत है, इसको क्वैश किया जाता है। अजीत सिंह जंजवा का फैसला क्वैश हो गया, रद्द कर दिया 7/5/1997 को। ठीक है। अब पंजाब गवर्नमेंट बड़े हरामी थी, पंजाब गवर्नमेंट में बड़े बदमाश लोग थे, उन्होंने इसकी भाई रिव्यू पिटीशन डाल दी, इसकी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन डाल दी SLP। ये कह कि सुप्रीम कोर्ट में भी बताओ जी जजवा का फैसला मानने के लिए इस्लाम का मानने के जो फैसला बाद में वही मानने होगा, लेकिन दुनिया तो सारी हमारे खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में भाई वो SLP एडमिट होगी, बहस स्टार्ट होगी, चलता रहा केस। उसके बीच में और मसला आ गया। मसला ये आ गया जो 16/11/92 को इंदिरा साहनी ने हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, उसका संविधान में संशोधन का बिल लाई सरकार पार्लियामेंट में, जिसको 77वां संविधान संशोधन बोलते हैं, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये इसमें क्या किया सरकार ने, ये कहा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की प्रमोशन में आरक्षण था वो बिल्कुल सही था, जो हमारे प्रमोशन में आरक्षण एक्सीलरेटेड वाला था वो बिल्कुल सही है। हम आर्टिकल 16(4) को अमेंड करते हैं, 16(4)A बनाते हैं इसको आर्टिकल।
कब से लागू करेंगे भाई इसको? जब इंदिरा साहनी ने कहा था 17 जून 95 से। ये जो 16/11/1992 को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला आया था, प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो जाएगा 17 जून 95 से आपका, ठीक है। तब पार्लियामेंट में संविधान संशोधन किया, जिसको 77वां संविधान संशोधन बोलते हैं। उसमें आर्टिकल 16(4) को अमेंड करके 16(4) ये कर दिया, और उसमें क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को 17 जून 95 से ही प्रमोशन बहाल है। आपके रिजर्वेशन को दोबारा बहाल कर दिया उसी डेट से जिस डेट से इंदिरा साहनी ने खारिज करी। हाँ, जिस डेट से विड्रा करी थी उसी डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वो विड्रा करने वाली डेट भी 17 जून 95 की है। जिस दिन विड्रा करी थी वो डेट भी 17 जून 1995 ही थी। उसी डेट से इसको बहाल कर दिया। आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई या कुछ रह गई बात? उसमें ये भी कहा गया है कि इसका मतलब ये है कि यूं समझो कि वो आपकी विड्रा ही नहीं करेगी। आप ये मान के चलो भी अजीत सिंह जंजवा जी चीज लागू रही, इंदिरा साहनी का जो केस था उसको हमने सुपरसीड कर दिया, ओवर रूल कर दिया। उसको ओवर रूल करने के लिए आर्टिकल में 16(4) की अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस कराया था, जिसने कहा था कि जगदीश लाल कुछ कह रहे, अजीत सिंह जंजवा कुछ कह रहे हैं, उसका दोस्तों 16/9/1999 को फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं साथियों अजीत सिंह जंजवा 2। जंजवा 2 इसमें दो बातें कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, दो बातें कह दी इसमें 16/9/1999, और ये लागू कब से किया? 1/3/96 से। क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अजीत सिंह जंजवा ठीक था और जगदीश लाल गलत था। क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने 16/9/99 को? अजीत सिंह जंजवा 1 गलत था, न सही था, और जगदीश लाल गलत था। और जंजवा 1 कब से लागू हुआ था? 1/3/96 से लागू हुआ। फिर हमारी तो तलवार लटकी हुई है, तो फिर मसला गड़बड़ हो गया। फिर लोगों की सिनेटी का मसला आ गया। 16/9/1999 को 2 फैसले किए सुप्रीम कोर्ट ने। पहला उसने कह दिया जो 2 फैसले थे जंजवा 1 और जगदीश लाल का, उसने कह दिया जगदीश लाल का फैसला गलत था, जंजवा 1 का फैसला सही था। यानी आपकी एक्सीलेटेड सिनेटी जो क्वेश करी थी वो बिल्कुल ठीक करी थी। 17 जून 95 से फैसला लागू हुआ है 96 से। और इसमें ये कह दिया कि कैचअप प्रिंसिपल लागू रहेगा आज के बाद। कैचअप प्रिंसिपल, कैचअप प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 16/9/1999। अब ये कैचअप प्रिंसिपल क्या होगा इसके बारे में समझने की जरूरत है, जो आज भी डिपार्टमेंट लागू कर रहे हैं। हालांकि इसमें क्यों लागू नहीं करना चाहिए इस पर चर्चा करूंगा। ये पानी पीने लायक ठीक है भाई, पी लूं मैं? और डालते हैं सर गिलास में पीने के लिए डालते हैं। अब ठीक है, फिर क्यों घबरा है? ठीक है, इसमें तो 16/9/99 का फैसला आपके समझ में आया? एक्सीलेटेड सिनेटी आपकी दोबारा से क्वेश कर दी कोर्ट ने और कैचअप प्रिंसिपल लागू कर दिया। कैचअप प्रिंसिपल क्या है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो एक्सीलेटेड प्रमोशन लेकर के, आपको पता है 1 से 53 पे थे ना वो जनरल वाले, 12 में 81 पे 100 पे थे, ठीक है। और शेड्यूल्ड कास्ट 81 वाला 4 नंबर पे चला गया था एक्सीलेटेड प्रमोशन लेकर। मैं तो प्रमोट हो गया मान 1980 में, और ये जो जनरल वाला कैंडिडेट था ये तो प्रमोट हो जाएगा 1988 में, मेरे से 8 साल बाद प्रमोट हुआ। जिस दिन ये प्रमोट होगा वो दिन शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को कैच कर लेगा, इसके एक्ट पार आ जाएगा, जो उसको मिल रहा है बेनिफिट वो सारे बेनिफिट जनरल कैटेगरी होगा, उसकी पे प्रोटेक्ट होगी, उसकी सीनियरिटी प्रोटेक्ट होगी। दिस इज नोन एज कैचअप प्रिंसिपल। दोबारा समझाऊं इसको,
कैचअप प्रिंसिपल का मतलब है जो शेड्यूल कास्ट के लोग एक्सीलरेटेड प्रमोशन लेकर के 81 से ऊपर 4, 8, 14, 18 पे चले गए थे और जनरल वाले में कई सालों बाद प्रमोट हुए। मान लेते 53 नंबर का जो आदमी जनरल का था वो हमारे 4 नंबर के आदमी को 4 नंबर वाला के 80 पे था, हमारा 4 नंबर वाला तो 1980 में प्रमोट हो गया था और जो 53 वाला था वो 88 में प्रमोट हो गया लाइन में। जो ही वो प्रमोट हुआ वो शेड्यूल्ड कास्ट के 4 नंबर वाले को कैच कर लिया। कैच करने का क्या मतलब, उस समय शेड्यूल्ड कास्ट वाले की जितनी बेसिक चलती है उसकी उतनी बेसिक कर देंगे और जहां वो सीनियरिटी में शेड्यूल्ड कास्ट मान लीजिए 110 नंबर पे खड़ा है तो वो 109 नंबर पे लाएंगे जिसको भर्ती हो वहीं ले आप ये भी तब है सब अगर शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी लाइनमैन ही है और जनरल वाला भी लाइनमैन ही है और अगर शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी लाइनमैन से एएफएम बढ़ गया फिर नहीं कैच कर पाएगा, सेम पोस्ट पे लागू होगा वो। अगर लाइनमैन से हमारा एएफएम बढ़ गया ना फिर लागू नहीं होगा कैचअप प्रिंसिपल। भाई कैचअप प्रिंसिपल सिर्फ सेम पोस्ट पे लागू होगा, ये भी याद रखने की बात है। ये सारी बातें मीटिंगों में बहस करने के मसले हैं, अगर इसका पता नहीं होगा तो हम क्या बहस करेंगे हम लोग, ठीक है। सारी उम्र कोई देश रात जिंदा नहीं रह पाएगा भाई, मैं भी 65 साल का होकर मरना हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सीखें ये बातें, सीख लेकर के इसको बहस करें मैनेजमेंट के साथ अपनी बात और ज्ञान प्राप्त करें। देशराज जी ठीक है। 1699 का मसला आ गया, हरियाणा ने 14/10/99 को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया, मसला आ गया हमारे हरियाणा में। आप लोग पता नहीं समय पूरा 1699 को अल्लाह को 196 से फैसला 1699 को आया, जिसको जो बोलता है दिस इज नंबर 2। लेकिन लागू 196 से क्यों आया, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया जंजोमन सही था जगदीश राज गलत था और वो जंजोमन 196 को फैसला आया, ठीक है। 196 से कैचअप स्टार्ट हो गया, अब लाखों लाख ले गए लोग। उस टाइम तो 3 साल अभी बैरियर नहीं था, आज बैरियर है, उसको चर्चा करेंगे। आज का जो कैचअप प्रिंसिपल था कब तक था, 31/3/2014 31/3/2013 तक कैचअप प्रिंसिपल लागू था। 1/4/13 को रिजर्वेशन पॉलिसी आ गई, इसलिए कैच नहीं कर पाए। फिर फैसला हो गया कोर्ट का कि 3 साल का एरियर मिलेगा, 3 साल से ज्यादा नहीं मिल सकता। यहां तक आपके पास सारी समझ में आ गई भाई कि नहीं आई? अच्छा भाई जिसके क्वेश्चन हो बिल्कुल नहीं शर्माना हो। यहाँ हम अपने घर में बैठे हैं और रिजर्वेशन पर चर्चा करने बैठे हैं, जो रोडवेज के साथी हैं उनका भी कोई सवाल हो खुला पूछेंगे, हर एक का खुला जवाब दिया जाएगा, बिना किसी हिचक के पूछ सकता कोई भी किसी का। लेकिन कल को आप इतने काबिल जरूर बनो कि मैनेजमेंट से टक्कर ले सको, मैनेजमेंट से टक्कर ले सको। हम मैनेजमेंट से टक्कर लेते हैं, मैनेजमेंट को कोई जवाब नहीं होता, लेकिन शर्म इतनी है उनकी क्यों न हमारे घर यहाँ पर ठीक हो, मीटिंग खत्म मत करो अपने घर में, फिर वही क्यों ऐसी वही हो जाती है, क्योंकि हम सांगठनिक तौर पर बेहद कमजोर हैं। और जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी कौन है? हम लोग। रिजर्वेशन का बेनिफिट तो हमने लेना ना, जो बेनिफिशियरी है वो सो रहे हैं। अगर सो रहे तो क्यों मिलेगी रिजर्वेशन? नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ नहीं मिलनी चाहिए आपको। अगर मैं अपना उदाहरण दूं आपको, मैं 2010 में क्लास 2 अफसर बन गया था, गस्टेड अफसर बन गया था। मेरा तो था रिजर्वेशन से कोई संबंध नहीं था, क्लास 3 में आया। मैं 10 से लेकर के 2022 तक प्रधान रहा, 2010 से 2022 तक मैं प्रधान रहा। क्यों रहा मैं? क्योंकि मेरा कुछ आता था, मुझे कोई अकल थी, मुझे कुछ ज्ञान था, मैनेजमेंट को पता था, इसको ज्ञान था, इसलिए हम सदैव प्रधान बने। हालांकि अगर हम वहां ना छोड़ते प्रधान की तो शायद इसी में छोड़ना बैठता, हम 1 साल और रहते प्रधान। चलो समय वापस नहीं आता जो पिछला पिछला। इसीलिए दोस्तों जो बेनिफिशियरी हैं उनको सजग रहना, अगर सजग नहीं रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं देगा कोई आदमी। हमारे तो लोगों को ये नहीं पता भी रोस्टर रजिस्टर भी चेक करना होता है जाकर। जब तक आप रोस्टर रजिस्टर चेक नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं पता कर सकते क्या होगा। वो क्या करते हैं, रोस्टर तो पहुंच गया 502 पे, 1 से 502 पे पहुंच गया, वो क्या करते हैं सनसेट पोस्ट तो 100 ही है, 100 में 80 जनरल के 20 दूर बात के पूरा करते हैं।
जबकि जो 1 से 100 का पहला ब्लॉक है उसमें 2 ही है, 18 कहाँ गए? अगर वो 18 बैकलॉग दूसरे ब्लॉक में पूरा कर लेते तो वो एफएम आज जेई मन होता हमारा, लेकिन वो आज भी एफएम बैठे हैं। क्यों बैठे? क्योंकि हमने रोस्टर लिस्ट तो करे देखे ही नहीं जाकर, और देखेंगे जब हमें ज्ञान होगा देखने को नहीं। आप उस बाबू जो क्लर्क सीट में बैठा उससे लड़ोगे तो जब ही ना, जब आपको पता होगा 100 का ब्लॉक क्लोज क्यों नहीं करा तुमने। पहला ब्लॉक क्लोज करना है और उसमें बैकलॉग निकालना कितना है, जो उतना बैकलॉग निकलेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करके उसको 101 पे लाना है, और जितनी आगे वैकेंसी है, अगर 6 का बैकलॉग है पहले 6 भरनी है पहले, और 7वीं 8वीं क्योंकि रोस्टर हमारे 2 आगे तो 7वीं 8वीं भी हमें ही मिलेगी। ये कब पता करेंगे जब आपको ज्ञान हो। क्लर्क से क्या देखो, क्लर्क बनाता है रजिस्टर, वो क्लर्क की उस दिन हमने मीटिंग में डॉक्टर आप लोग पता नहीं देखना दे, वो क्लर्क के नाम नहीं आता है, उसको पता ही नहीं था जो हम कह रहे हैं। पहले तो रोस्टर रजिस्ट्री ना लाएंगे जोर लगा ना लाएं, आप लोगों ने क्या करना, आरटीए में मांगना है, आरटीए लगाओ फलानी कैटेगरी का, हमारा 9279 से लेकर के आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो 1799 है, क्योंकि हमारा डीएच में 1799 1799 से लेकर आज तक के रोस्टर सिस्टम काफी दो। उस दिन तो सर देशराज सरोय जी ने तो वो इस सदन का सबसे टॉप कलर काम गिनती है उसकी, जिसके पास कोई जवाब नहीं था उसकी बोलती बंद कर दी, एडमन की भी उसकी भी। और 80 एडमन को तो बता दे फसाएंगे तो उसके बाद ऐसे एडमन उसका जवाब पूछ रहे, वो उससे पूछ रहे, दोनों उठ की गई गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता है, अगर हमें पता हो ना उनको कुछ नहीं पता सर, और पूरे सदन को चलाता है वो आदमी, उसकी बोलती बंद करी। लेकिन हमारी कमी क्या है कि हम सुनील, हम रिजर्वेशन वाले क्या कर रहे हैं आज की तारीख क्या कर रहे हैं। अगर मैं बिजली बोर्ड की बात करूं, सारे वर्ग निमाने वालों के मेंबर, बचे कुछ डब्ल्यूसी सार वालों के मेंबर, और रोडवेज वाले सर्व कर्मचारी संघ के या हरियाणा कर्मचारी रोडवेज महासंघ के, एससीबीसी के तो आदमी को एक स्टेशन पे जीएम रोडवेज सिरसा का दफ्तर है, हिसार का दफ्तर, वहां आदमी से दूर पाता और हमारे यूनियन मेंबर 3, बाकी 77 करोड़ जनरल कैटेगरी वालों पे। जनरल कैटेगरी में आप कैसे रिजर्वेशन का डिमांड कर लेंगे, कर लेंगे क्या? अब मैं आपको 2 मिनट बीच में रोक के अपने थोड़ा सा यूनियन के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे बिजली बोर्ड में प्यारे लाल के नाम का सकता पता नहीं सुना है, उसकी चुप्ती बोलती थी, एक ही यूनियन थी पूरे बिजली बोर्ड, उसका तो प्यारे लाल था, अंधों में गणा रहा। ये बात कब की है? ये 1978 की बात है, ये जनवरी 1978 की बात है। जनवरी 1978 में रोक कर में प्यारे लाल ने मीटिंग बुलाई सारे हरियाणा, हमारे बिजली बोर्ड के 5-4 स्टूडेंट वहां पहुंच गई, कुछ के नाम मेरे को याद है आज भी। इसमें सबसे पहला नाम था हमारे कटारिया साहब जो रिटायर हो गए हैं एसपीओ बन के, रण सिंह कटारिया, केएल सरवटा, राम कुमार और राम किशन लावत और शिवलाल दैया, ये 5-4 आदमी हमारे में जा खड़े रहे वहां। भाई हमारा एक प्रश्न आप था दिए, प्रश्न है बोला, प्रश्न करने वाला कौन था? राम सिंह कटारिया, नारायण सिंह कटारिया। बोला जी मांग पत्र दोगे सरकार को, आपने कह रहे हड़ताल करेंगे, हमारी 2 मांग रख दो इसमें। बोला क्या? बोला जी हमारी 9279 को रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई थी और हमें कुछ मिल नहीं रहा, आपकी सरकार ने 75 में लागू करी थी स्टेट में, हमारे कब तक लागू नहीं करी, 75 में स्टेट गवर्नमेंट में लागू, हमारी लागू नहीं हुई थी तब तक जब तक कह रहा भाई हमारा रिजर्वेशन लागू करवाओ और हमारा बैकलॉग पूरा कराओ, भाई रोस्टर सिस्टम बना दो। वो पैराग्राफ बोला भाई या डेट लगी हुई नहीं है, बैठ जा या जनरल लगी नहीं। ये कटु सत्य है जो मैं कह रहा हूं आपको। तो वो हमारे को 5-6 आदमी बोला भाई चल रहे हम गाड़ी मारे जा रहा हूं, जी मारा था आज को। तो हमारे 5-6 आदमी आगे उठते रविदास जयंती पे पानीपत के थर्मल प्लांट में 1978 में मीटिंग करी, 10 एक आदमी बाउंस कर रहे भाई हम तो अपनी यूनियन बना दिए, अपनी यूनियन बनाई भाई। 1978 में हमारी यूनियन रजिस्टर्ड हुई, 417 नंबर रजिस्ट्रेशन बटे 1978। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर्ड हुई, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर्ड हुई है हमारी।
और 2 ही थी पहले, एडोबीसार और एडोबी तीसरे हम 1978 में हैं। नहीं चलो उनका HSC वर्कर यूनियन थी, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हमारी 1978 में बढ़ गई। हमने सरकार से मांग करी हमारे रिजर्वेशन लागू करो, जो 75 में स्टेट में करती बिजली बोर्ड में भी लागू करो। तब सरकार ने दोबारा सर्कुलर जारी करा 9 फिर आगे रिकॉग्निशन की बात, आपको पता है ना रिकॉग्निशन की कोई चीज थी। तो बिजली बोर्ड में उस जब हम रौड़ा मचा रहे थे, दो ही रिकॉग्नाइज नहीं। गयालाल जी का मल्ली थे हमारे, उसका बेटा आज की तारीख में कांग्रेस का अध्यक्ष है उदयमान, उसका बाप गयालाल एमएलए था और चौधरी बल्लाल की सरकार। गयालाल के पास पहुंच के मारे लोग मारे को भी, हम तो सब सिर्फ पंक्ति के आदमी गरीब लोग कब का मारा। इनको रिकॉग्नाइज कर रहे जिनकी कोई तुम मारे को करो ना रिकॉग्नाइज, तो मांग तो मारे तो मसला मारा है। वो गयालाल ने जाके बल्लाल को रजा खड़ा है, भाई इनको क्यों नहीं कर रहे भाई बल्लाल दम खा लो। बल्लाल ने क्या करना रिकॉग्नाइज, बोला फोन करो चीफ सेक्रेटरी। हाँ भाई चीफ सेक्रेटरी बिजली बोर्ड का चेयरमैन कौन है उसको फोन करो। ये 2 करके इनको क्या तकलीफ है, इसकी ट्रेड यूनियन है भाई। तब हमारी यूनियन भी रिकॉग्नाइज यूनियन बनी, 3 यूनियन तो बंसीलाल का राज आ गया भाई, आपको पता है। ये दूसरी बात है, बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बना, उन्होंने सबकी रिकॉग्निशन खत्म कर दी और सब लोग वहीं आज से जहाँ पहुँच गए। खैर उनका समाज मजबूत था, हमारे समाज में लोग है। हम चल रहे थे भाई रिजर्वेशन की बात। अब हमारी एक्सीलरेटेड सीनियरिटी क्वेश्चन कर दी भाई 16/9/99। तब भाई 2022 को इसका नाम था 85th अमेंडमेंट एक्ट। 83 अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट संविधान में हुई। कब से लागू करी? उसी डेट से लागू करी जब से आपने सीनेटी वापस करी। केंद्र सरकार ने 85वां संविधान संशोधन कर दिया और ये कह दिया शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जो जनजवा ने सीनेटी विचार करी, हम जनजवा को ओवररूल करते हैं, जनजवा को खारिज करते हैं और हम जो है ना 1795 से दोबारा आपकी सीनेटी बात होगी। बात हुई हमारे यहाँ हरियाणा सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राजस्थान मर के रोड़ा मचाते हैं भाई, लागू करे हरियाणा में 4 पूरे 5 साल काट के चौटाला साहब ने शेर के पट्टे लागू किए। सरकार बदल गई, भूपेंद्र सिंह को राज आया, करतार देवी कैबिनेट मंत्री बन गई। करतार देवी को लेकर हुड्डा साहब के पास गए, जी महाराज भी करवा दो लागू। बोले ठीक है रैली करो। पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में रविदास जयंती 2006 में हमने एक रैली करी थी पानीपत में, रविदास जयंती 2006 में। करमवीर जी जो आज की तारीख में रिटायर हो गए, वो हमारी फेडरेशन के चेयरमैन थे हरियाणा प्रदेश के, और हमारी सारी हरियाणा की यूनियन इकट्ठी हुई। हुड्डा साहब ने डिक्लेयर कर दिया 85वां संशोधन लागू। वो तो डिक्लेयर करके हम तो सारे राजी चौड़े हो गए भाई, सारे अफसर बन के सो गए। कैबिनेट में प्रस्ताव आया, कैबिनेट में जब चीफ सेक्रेटरी ने इंस्ट्रक्शन जारी करनी शुरू करी तो हमारे हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी ने 16/3/2006 से इंस्ट्रक्शन जारी किया। अब आप देख लो 17 जून 95 से लेकर के 15/3/2006 का पीरियड कितने साल हो गए? खेलने की यार 11 साल हो गए हमारे को खाते में गए और लिख दिया प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगी। 85वां संविधान संशोधन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, यानी आज से लागू होगा, पिछला कुछ नहीं देंगे था। आपकी ये बात समझ में आ गई? 85वां संविधान संशोधन हरियाणा में 16/3/2006। ठीक है, 14/2/22 है, 14/2/22 भाई 14/1/2022 थे, 14/1/2022 14/1/2022 याद रखना, ये सारी तारीखें बहुत जरूरी है, बिना याद करे मसला नहीं आएगा। इसे 85वां संविधान संशोधन
85th अमेंडमेंट एक्ट 2021 बोलते हैं इसको। ये 14/2022 को लोकसभा में पारित हुआ, विधानसभा लोकसभा में राज्यसभा दोनों में पारित हुआ और इसको 85वां संविधान संशोधन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अमर सिंह नाम का एक शख्स था, आपको नाम सुना होगा शायद, अमर सिंह। ठीक है, अब हमारे मित्र थे प्रदीप रंगा जी, जो अजीत सिंह चंद्रा का फैसला 10/2/1995 को आया था ना, उसको हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू करा 24/9/2008। 24/9/2008 को चीफ सेक्रेटरी ने इसकी इंस्ट्रक्शन जारी की। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों, अब गंभीर मसला क्या हो गया, हमारे तो पत्ता पत्ता बैरी है ना, हमारा तो पत्ता पत्ता बैरी है हमारा तो। एम नागराज नाम का एक शख्स है, बड़ा मशहूर आदमी, बड़ा खराब आदमी, एम नागराज। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसने हमारे ये सारे संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दो तो यही है 77 और 85, दो और बीच में संविधान संशोधन 81 और 82, 4 संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 81-82 को मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, आप लोग कंफ्यूज ना हो। 81 में क्या था, जो बैकलॉग है हमारा, उसको कैरी बॉर्डर सिस्टम में अगली पोस्टों से डिस्ट्रिक्ट ग्रुप पहला ग्रुप मानना है, उनको 100 का 100 पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सीलिंग है ना 50% की तरह आसानी होता है। और 82वां संशोधन यह है कि किसी शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को अगर नंबर चाहिए 40 और उसके नंबर 38 आगे, तो 2 नंबर देने की पावर है कमेटी, रिलैक्सेशन देने। वो 81वां 82वां चारों संशोधन चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में 19/10/2006 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसने कह दिया चारों संशोधन तो सही हैं, परंतु उनको लागू करने से पहले सरकारों को 3 चीजें करनी पड़ेगी। ये बहुत समझने का मसला है, इसने पीछा नहीं छोड़ा हमारा कि अभी भी जसवंत सिंह ने इसके ऊपर चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में, अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में फैसला। जर्नैल सिंह का, जर्नैल सिंह का फैसला वो भी साहब पंजाब में है। अभी एम नागराज का फैसला 2006 को 3 चीजें इसने कह दी। पहला, अगर सरकार रिजर्वेशन लागू करना चाहती है तो पहले चेक करो इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इनएडिक्वेसी मतलब 100 में 20 पूरे हैं नहीं, पहले चेक करो। हर एक पोस्ट में चेक करना है। दूसरी बात, बैकवर्डनेस चेक करो, ये अभी भी पिछड़े हुए हैं कि नहीं है। तीसरी बात कि अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर देगी, ऑफिस की एफिशिएंसी डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। ये 3 राइटर लगा दिए भाई 19/10/2006 का अंदाजा। ये नहीं चल रहे दोनों क्वेश्चन तो हमारा इनमें कोई लेना देना कौन था सर? आप इनका आज की तारीख में लेना देना क्यों नहीं, वो सुनो। इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार पूरे हरियाणा हर एक पद पे डाटा कलेक्ट करे अगर आरक्षण देना है। बैकवर्डनेस ऑफ पिछड़े हुए इंदिरा साहनी ने कहा 16/11/1992 में, 16/11/1992 में इंदिरा साहनी का 9 जजों का फैसला था। उसने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट जो पैदा शेड्यूल्ड कास्ट हो गया वो पैदाइशी तौर पर ही पिछड़ा है। जो शेड्यूल्ड कास्ट विद स्टिग्मा ऑफ अनएक्सेसिबिलिटी इज कॉल्ड एज बैकवर्ड कास्ट। जो शेड्यूल्ड कास्ट पिछड़ा है, शूद्र है और उनको अछूत करार दिया गया है, वो शेड्यूल्ड कास्ट जाति तौर पर ही माना जाएगा। तो आपको पिछड़े जाति तौर पर एफिशिएंसी की बात सुन लो तो आपको गलत है, आपको तो पता होना चाहिए। जब तो वार मांगते 70% के बाद जनरल वाले की ठीक होनी चाहिए, 70 हमारी ठीक होनी चाहिए। ये एफिशिएंसी का मसला है। तो ये तो हम कह रहे लागू करो एफिशिएंसी हमारी भी 70% के बाद देखो उनकी देखो। अभी तीनों राइटर लागू हो गए भाई। यहाँ हरियाणा का और विचित्र मसला हरियाणा करते हैं थोड़ा सा। आओ बाबा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई रंगा जी, प्रदीप रंगा जी? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है भाई। ये बार बार आपको कोई समझाने नहीं आएगा भाई। पता नहीं मैं अभी आगे जिंदा रहूंगा नहीं, ये मसला है। ये रिपोर्ट में आया। आगे चले। अब
जो हमारी 16/3/2006 की इंस्ट्रक्शन आ गई, उसने जो कैचअप रूल था वो नाम बंद कर दिया 1699 को। एक अमर सिंह नाम का अकाउंटेंट था, अमर सिंह, अभी बताएंगे, ये तो था एससी कैंडिडेट। और एक प्रेम कुमार वर्मा, ये था जनरल का कैंडिडेट। नहीं, प्रमोशन के लिए तो बीसी का क्या मतलब है, जनरल ही माना जाएगा ना वो। हाँ जी, प्रमोशन के लिए जनरल कैंडिडेट ठीक है, वो जाति तौर पर पिछड़ा था, लेकिन था तो जनरल सीनियरिटी में ना, था वो पिछड़ा, लेकिन वो जनरल सीनियरिटी में था। ज्यादातर तो हमारे को हर जगह मार पिछड़े वालों नहीं माने। आपको शायद पता नहीं होगा, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तब एक वर्मा नाम का सत्ता जो चंडीगढ़ तक नहीं बैठा था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट वापस ले, अपनी रिपोर्ट को खुद ही करा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट वापस। यहाँ भी वो पिछड़े वाले था प्रेम कुमार, जो हम अमर सिंह पहले शेड्यूल कास्ट का अकाउंटेंट बन गया भाई, एक्सीलेटेड प्रमोशन लेके इसको लांग के वर्मा को, ये वर्मा भी प्रमोट हो गया भाई। अभी वर्मा ने डिमांड करी मुझे एट पार करो इसके भाई अमर सिंह नाम के साथ, क्योंकि मैंने इसको कैच कर लिया। उसके कहने अनुसार डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी, डिपार्टमेंट ने कहते नो, योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, क्योंकि 16/3/2006 संविधान संशोधन लागू हो गया, आपको हम जो है ना इसको कैचअप नहीं करने दे सकते, कैचअप रूल खत्म हो गया। बोला अच्छा, वो कोर्ट में चला गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा क्यों चला गया, उन्होंने कोर्ट में कहा कि तो एम नागर आ जाएगा 19/10/2006 को, अब आप भी क्यों मान रहे हैं उसको 16/3/2006 की इंस्ट्रक्शन। डाटा कलेक्ट करेगी सरकार ने, ऐसे लागू करती हो 7/8/2012 को भाई हाई कोर्ट का फैसला आ गया, प्रेम कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। हाँ लिख लो, प्रेम कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 7/8/2012 को फैसला आ गया, जिसमें ये कह दिया, यहाँ बड़ी गंभीर बातें हैं, मैं 2-4 कहूंगा, जिसमें ये कह दिया 16/3/2006 की इंस्ट्रक्शन को क्वाइस किया जाता है, क्योंकि अमनागराज का फैसला आ चुका था, डाटा कलेक्ट नहीं किया सरकार। और जितने 16/3/2006 संशोधन क्वाइस कर दिया 7/8/2012 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और ये कह दिया जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं इनको सबको रिवर्ट कर दिया गया। 7/8/2012 को सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया सबको रिवर्ट कर दो, ठीक है। सेक्रेटरीट में, रोडवेज में, मास्टरों में, इरिगेशन में, यूनिवर्सिटी में सब रिवर्सल स्टार्ट हो। भाई हमने तो 5-7 जने जुटे, मैं बलबीर रंगा, 2-4 थर्मल के, मेरे पास टूटी ही कार की सेंटरों में सारे हरियाणा में दौड़ा रहा भाई, पैसे दो केस लड़ना है। और जो से हमारे सीनियर पीएस बने बैठे थे ना, उनकी रिवर्सल हो गई, पीए बने थे ना, और जो J1 था ना वो सीधा ELM पे आ, और जो डिप्टी सुपरडेंट बन रहा था ना, डिप्टी सुपरडेंट वो रिवर्ट होकर सीधा यूडीसी पे आ, सारों की रिवर्सल हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिजली बोर्ड की इन्होंने बड़ी ताकत पकड़ी, लेकिन लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया भाई, हरियाणा को खोल के दोबारा चंडीगढ़ चाहे, पानीपत चाहे, सिरसा चाहे, हिसार चाहे, हिसार ने भी गुवाहाटी ने भी दबा के पैसे दिए। कम से कम 13 केस करे भैया को, थाना रिव्यू में गए प्रोजेक्ट होगी, फिर एलपी में गई प्रोजेक्ट होगी, बलात्कार यूनियन का क्या मसला है, इंडिविजुअल तौर पर तो आना चाहिए ना किसी ने। अंबज राम रंगा अटारी 10-5 जने रातों रात पड़े हुए, रातों रात नया वकील करे रात को, नई रिट तैयार करी, सारी रात टाइप करते रहे हम लोग, और नई रिट परमानंद रंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा नई रिट परमानंद रंगा यूनियन का तो मिटा कर ही रखा था, वो बोले नहीं यूनियन का निकाले, इंडिविजुअल कोई नहीं आया यहाँ से। दोस्तों 25/7/2013 को 25/7/2013 को हमारी बिजली बोर्ड की यूनियन आपकी रिवर्सल के अगेंस्ट पे ले रही है।
केवल एक ही नदी पूरे हरियाणा प्रदेश में। अब मैं 2-4 सवाल पूछना चाहूंगा। आज की भी बात कर लो, उस समय की भी बात कर लो, 2012 की भी बात, हम जब जाते थे 90% लोग हमारे हेड ऑफिस भिवानी के और हेड ऑफिस सारी 90% लोग, और सब दबा के चंदा ले रहे हो, दबा के। और हमारे पास सिर्फ 10% लोग रहे हो, वापस में पूरे थे। हमने वकील खड़े पहले एक आर के तब था हमारा, फिर हमने श्रीश गुप्ता किया, बीएन रंगाजी बोली लगी रंगाजी, और हम हाजिर हो हमारे तो 2 वकील, एक वकील उनके तो 7-8 वकील हम चल रहे। मैं पूछा वकील से क्या चलेगा, एक दोस्त पूछा, बोले तो जनरल कैटेगरी पर समता दल क्या बना रहा हूँ वो समता आंदोलन, उसका भी अभी जिक्र करना। राजस्थान से एक केस चला समता आंदोलन, जनरल वालों ने एक बहुत बड़ी चालाकी करी आपकी सारंगवाड़ी में, सर्व कर्मचारी संघ और हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने चालाकी करी। वेद पकड़ में आने के बाद एक नया संगठन क्या घर राजस्थान से यहाँ आया, वही समता आंदोलन नाम के संगठन के नीचे इकट्ठे हो सारे, और इसको दबा दब चंदा दो पर 1.5 करोड़ रुपए उस पर 3-4 दिन में इकट्ठा हुआ था। नहीं पैसा जो तम दे रहे थे ना, वो समता आंदोलन पे दिया भिवानी साहब की तरफ से। उन्होंने वकील खड़े गए 7-8 वहां, और लड़ा केस बाई रिवर्सन होनी चाहिए इनकी अदालत में, वो कह रहे रिवर्सन होनी चाहिए, और हम कह रहे स्टे मिलना चाहिए हमारे। लेकिन हम लोग काबिल लोग थे, थोड़े से हमारे रिजर्वेशन का ज्ञान था, थोड़ा वकील हमने मजबूत कर लिया। रात श्रीश गुप्ता 25/7/2013 को हमारी यूनिवर्सिटी के स्टे में कोई माइकल आदमी था और करने वाला के बिजली बोर्ड की यूनियन। बाद में फिर आए सारे टीचर्स भी आए, रोडवेज वाले भी आए, और 2-4 आए, फिर वो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले भी आए, यूनिवर्सिटी वाले भी आए। यूनिवर्सिटी वाले की रिवर्सन हो चुकी थी, मास्टरों की, स्टूडेंटों की, सबकी रिवर्सन हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट। तब आकर के हमारे बेस पे फिर सबको स्टे मिलना शुरू हुआ। अब आप एक बात बताओ, जब हम उनके मेंबर थे सारे, तो हमारी रिवर्सन पे स्टे तो उनने लेना चाहिए था, भिवानी यूनियन वालों ने, सारे स्टूडेंट कास्ट मेंबर उनके थे भाई। लेकिन हमारे लोग वहीं बैठे अपने खिलाफ अपने पैसे दे रहे और केस लड़वा रहे। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो कुएं में क्या देना चाहिए, इनको तो कोई रिजर्वेशन मिलनी ही नहीं चाहिए। चंदा दे रहे भिवानी यूनियन को, चंदा दे रहे रोडवेज में कर्मचारी महासंघ को, और अपना चंदा में अपने खिलाफ वकील इकट्ठा करवा। आज भी दे रहे प्रधान जी, बहुत गणे साथी हैं। जब बेनिफिशियरी रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते तो हम क्या कर लेंगे भाई? उनके दिमाग में एक बात फिट हो गई है, रिक्रूट में रिजर्वेशन की है। अरे रिजर्वेशन ना होती तो मैं AEE कभी रिटायर ना होता, ये तो रिजर्वेशन ना होती तो रंजन सीनियर केस रिटायर ना होते। हालांकि बीच में हमारे 7-8 साल खराब हो गए, 7-8 साल पहले बनते हो, लेकिन PA तक JE1 तक तो हमने रिजर्वेशन ली ना। ऊपर जब सारे चले गए फिर हम भी चले गए। अगर वो रिजर्वेशन हमें ना मिली होती तो मैं AEE कहाँ से रिटायर होता? ये सीनियर PA बैठे हमारे वहां पर, राजवीर सिंह, उदय सिंह, सरोई साहब, ये सीनियर PA ना कौन बनाओ तुम्हें? ये तो PA पे रिटायर होते हैं, कटारिया जी हो गए ना PA पे रिटायर। और कटारिया साहब सबसे सीनियर मोस्ट PA और PA रिटायर हो गए। और ये सारे जूनियर थे, सारे सीनियर PA पढ़े बैठी आपकी वीरमती देवी खोकर, अगर उसका रिजर्वेशन ना मिलता तो वो सीनियर PA बन जाता। वो PS बने बैठे छोटा बल रहा है, इसको कौन बना देता भाई? आपकी बुआ जी है ना, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला हमारी वीरमती देवी जी को, तभी तो मिला ना उनको बेनिफिट। हमारे लिए हम देखो, हमारे लोग कोई अफसर बनेंगे, हमारे लिए सम्मान नहीं, लेकिन रिजर्वेशन के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं, ना ही उनको ये पता नहीं कोई चिंता भी देना है। हमारी तो मीटिंग में आना चल रहा है, लड़ाई होगी, हम लड़ रहे। रिजर्वेशन का ज्ञान हमको है, मैनेजमेंट से हम लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम लड़ रहे। हमारी मीटिंग को ज्ञान पसंद नहीं करते, क्या कर ले ऐसे लोगों को? मैं तो कहता है लोगों को रिजर्वेशन मिलने ही नहीं चाहिए। अब हम सिखाने के लिए सारे जन हम तक के बंदे मिला, सीख लो। हमें रिटायर हो गए, 6-7 साल हो गए, कितने दिन जिंदा रहेंगे हम लोग? सीख लो, कोई तो सीखो। अब सारे जन हमें एक आदमी क्या नहीं रहेगा भाई, फिर जो मर जाएगा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। सीखो भाई इसको। वो ज्ञान लोग कटारिया वो ज्ञान तो रिटायर हो गया बेचारा, शिवलाल जी वो ज्ञान तो भी रिटायर हो गया, तीसरा शख्स मैं था, मैं भी रिटायर हो गया।
पिछले इलेक्शन जब क्यों आनी हम लड़ने गए 2020 में, तो लोगों ने यही कहा था रिटायरियन को नहीं बनाने दें हम, हमने भी आज चौले नहीं बनाने देता, हम अपने स्मॉल हम चल अपने करा वो बना दिया रमेश का, वो नहीं उन्होंने तारीख उठा कर दी। हमने संन्यास ले लिया भाई, तो रिटायरियस को प्रधान नहीं बनाने देश राज को, तो रिटायर हो गया, ठीक है नाम नाम अपने करा आगे भाई, वो तमर बन गया साड़ी की 2 फाड़ चुकी, ना इधर की कोई सुनता ना उधर की कोई सुनता। तो बेनिफिशियरी भी जो है ना चालाक होना चाहिए, सहना। आज की तारीख में रमेश का उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, हम फिर भी कहीं ना कहीं तक खाते बढ़ रहे हैं, करते कुछ नहीं। अच्छा बात आ गई थी भाई आपके रिजर्वेशन की भाई, अब क्या हुआ कि प्रेम कुमार वर्मा का जो फैसला था, सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी, चिट्ठी जारी कर दी। उन्नीस फरवरी 2013 भाई सारे हरियाणा में जितने स्टूडेंट कास्ट के लोग हैं ना, रोड कमल पर्सनैलिटी विकार वो तो चलो हम स्टे है। और सरकार ने 20 फरवरी 2013 को पी राघवेंद्र राव नाम की कमेटी का गठन कर, जब कोई दल तो कह रहे वोट कर दो, कमेटी का गठन कर। पी राघवेंद्र राव नाम का एक शख्स है, तो आईएएस अफसर था, 4 आईएएस अफसरों की कमेटी बना दी सरकार ने, जिसको पी राघवेंद्र राव कमेटी बोलते हैं। ये किस लिए बनाई? ये इसलिए बनाई जो हम एम नागराज ने कहा ना, क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करो, तो ये डाटा कलेक्ट करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। और इसका मेंबर सेक्रेटरी बनाया डॉक्टर अवतार सिंह आईएएस अफसर, वो शेड्यूल कास्ट। भाई पंचकूला के किसान भवन में बुला लिए भाई, चलो भाई देव अपने रिप्रेजेंटेशन। हाँ किसान भवन में पंचकूला में हम सारे आए, पी राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट में हमारा जिक्र है, हम रिप्रेजेंटेशन देने आए। और सुनिए बात, हैरानी की बात सुनिए, आपके सर्व कर्मचारी संघ, रोडवेज कर्मचारी महासंघ और हरियाणा कर्मचारी महासंघ, ये सारे रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, और हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, हमारे को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करो, हमारी प्रमोशन में सिलेक्टी भी दो, दोनों चीजें मिलनी चाहिए। और वो कह रहे हैं इनको कुछ नहीं मिलनी चाहिए। जिक्र है इसमें कमेटी की रिपोर्ट में तीनों संगठनों का, कभी किसी की कल्पना नहीं हो। हमारे सामने खड़े आंखें नहीं मिला पाए लोग, लेकिन हमने अपनी बात पूरी दबंगई से रखी, हमने अपनी सारी बात रखी, रिटर्न में कमेटी की रिपोर्ट में है, हमने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या डाटा दिए सरकार को, डाटा कलेक्ट कर लिया सरकार ने। अब एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी माननीय हुड्डा साहब को, और ये कह जब ये लोग आज पिछड़े में अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ है, आज भी पैर लोग खड़े आ जाना, इसको रिपोर्ट को लागू करो। हुड्डा साहब ने अपना पूरा टर्नओवर निकाल दिया, हुड्डा साहब ने रिपोर्ट लागू कर दी। कांग्रेस के साथ चीफ मिनिस्टर साहब, नई सरकार आई, हम सारे 50-60 लोग इकट्ठे भाई मनोहर लाल खट्टर जी को मिलने गए भाई, वहाँ उनके दफ्तर में भाई ये पी राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट लागू करो। ये सारी कार्रवाई बिजली बोर्ड ही कर रहा था। थोड़े थोड़े मास्टर सचेत होने लगे, थोड़े थोड़े मास्टर सचेत होने लगे थे, थोड़े थोड़े 2-4 रोडवेज वाले भी आने लगे थे हमारे साथ। ये तो दे दी थी उसने 31 जनवरी 2015 को रिपोर्ट दी। 2015 को 31 जनवरी 2015 को भाई सरकार ने लागू नहीं करी। पी राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट दोबारा मनोहर लाल खट्टर जी ने निकाली, कैबिनेट की मीटिंग में रख दी। कैबिनेट की मीटिंग में रख दी, मीटिंग में एक ही मंत्री मारा, वो कौन? कृष्ण बेदी। और कोई मंत्री नहीं, एक स्कूल का मंत्री था, वो भी राज्य मंत्री था, पर वो अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लगे। भाई बड़े बड़े डॉक्टर बीजेपी के मंत्री बैठे थे, ये रिपोर्ट नहीं लागू करने जी नपरा के लोग, वो भाई अकड़ गया हमारा बेदी, बोला जी ये तो रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी। बाहर मेरे लोग खड़े हैं कि मैं क्या करूँगा, ये पकड़ो जी अपनी मंत्री पढ़वा चल रहा है।
इतना बोल्डनेस कोई इतना आसान काम नहीं है। उसकी पीठ सुनती हम कुछ नीचे वह नारे ला रहे, वही हरियाणा कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ, फिर राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए, नारे ला रहे। और हम भाई खड़े होंगे ना सेक्रेटरीट में, भाई हम 5 लाख करवा दें। सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके रिपोर्ट को लागू कर दिया। ये 29 मार्च 2015 को कैबिनेट की मीटिंग में लग गया। अब भी मैं 1.5-2 गुजर गया, फिर चिट्ठी जारी नहीं करी चीफ सेक्रेटरी ने। मतलब क्या करें, फिर जाके चीफ सेक्रेटरी से मिले, चिट्ठी जारी कर गद्दी साहब को लेकर के, यूनिवर्सिटी वाले हम सारे लेकर मिले गद्दी साहब ने। खैर सरकार ने 15 मई 2015 को, नोट करें आप, 15 मई 2015 को सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की, जिसमें आपको 3 चीजें दी। एक्सीलरेटेड प्रमोशन, दूसरी एक्सीलरेटेड सीनियरिटी, एक्सीलरेटेड प्रमोशन भी दे दी हमें। ऐसे तीसरी चीज क्या दी, ये लागू होगी 1/4/2013 से। आप देख लो 17 जून 95 से लेकर के 31/3/2013 तक की हमारी फिर खाएगी। 15 मई 2015 की जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई, उनमें एक्सीलरेटेड प्रमोशन मिली आपको, एक्सीलरेटेड सीनियरिटी मिली आपको, और ये 1/4/13 से लागू हुई। अगर आप चीफ सेक्रेटरी HR3 ब्रांच में पहुंचेंगे तो 15 मई 15 की डेट पे आके ये पॉलिसी रखी मिलेगी, वहां से डाउनलोड करो। 2 ही चीज मिली जाती है, बताओ। 3 तो गई है, तीसरी 1/4/13 से लागू हुई है। तीसरी डेट तो ये 15 मई 2015 की चिट्ठी लागू 1/4/13 से हुई है, तीसरी चीज नहीं होगी। नोटिफिकेशन होगी चीफ सेक्रेटरी। हाँ, 15 मई 2015 का नोटिफिकेशन जारी होगी। इसमें स्वास्थ्य नहीं है वो करेगी। आप सुन लीजिए, अब आप ये रफेरी सुनिए सरकार की रफेरी सुन लीजिए। इस आपकी 15 मई 15 की पॉलिसी पे दिनेश कुमार शर्मा नाम का एक क्लर्क सेक्रेटरी में बैठे थे, दिनेश कुमार शर्मा, 11,074 CW की नंबर 2015, दिनेश कुमार शर्मा। कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसने लिख डाल दीजिए तो पॉलिसी गलत है, इसने तो फलाना नहीं करा है, वो नहीं करा, ये नहीं करा, इसको स्टे करो। अब आप हैरान रह जाएंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही कब गया था रिपोर्ट में? ये तो पॉलिसी लागू होते ही दूसरे दिन चला गया। 15 और 27 मई 2015 को ये पॉलिसी में स्टे दे दिया हाईकोर्ट। 15 मई 2015 की पॉलिसी पे स्टे ले गया दिनेश कुमार शर्मा, चीफ सेक्रेटरी की पी राघवेंद्र राव कमेटी ने पूरे हरियाणा में 3 महीने स्वयं उन्हें डाटा कलेक्ट करते मर गए, कैबिनेट में प्रस्ताव करवाते मर गए। हम हुड्डा की गवर्नमेंट निकल गई, बीजेपी की सरकार में बड़ी मुश्किल में लागू करवाई। अरे टुच्चा के लड़के जाके स्टे ले आओ या कितने हैरानी की बात है। अब फिर मारे हम तो जांच से चले थे, वहीं खड़े होकर तो आकर के हम क्या करें। फिर हम और रंगा साहब हम फिर कर चल लेंगे, देखा की करेंगे अपने। हमने फिर वकील खड़े करे, लड़ते रहे हम केस। 7/12/2019 को 4 साल हम केस लड़ते रहे। 7/12/2019 को इसकी CW की नंबर जो थी क्या डिस्पोज ऑफ कर दी। और ये कह दिया भैया रिजर्वेशन प्रमोशन में तो पहले ही जर्नैल सिंह के मसले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है, इसलिए आपकी खत्म कर देंगे। तो आपके रिजर्वेशन पॉलिसी 15 मई 15 बहाल होगी भाई 1/4/13। अब आज की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 15 मई 2015 की रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो आपको एक्सीलरेटेड प्रमोशन भी देती है,
एक्सीडेंट डिसनेटी भी देती है और 1-4-13 से देती है, और ना ही आपको कोई कैचअप कर पाएगा, ना ही कोई आपको लांग के जा पाएगा 1-4-13 के। लेकिन ये कैसे होगा? मसला तो कैसे होगा ना, कैसे होगा ना, जब आप लोग काबिल होंगे जाकर मैनेजमेंट के साथ बैठ बसाई करेंगे, कोई मीटिंग लेंगे, कोई रोस्टर शिस्टर चेक करेंगे, कोई लफड़ा करेंगे। हमने लफड़ा कराया यहाँ पे क्लर्क अंडर सेक्रेटरी एडमिन चीफ करते हैं, ये पॉलिसी के बारे में हमने तो पता नहीं, इसलिए अगर टूट गया तो फलाना हो गया कभी हो गया, हमने नहीं करा इसके बारे में। क्यों नहीं पता ये, क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोग कमजोर है, जो बेनिफिशियरी है ना वो कोई संघर्ष करना ही नहीं चाहते। जब संघर्ष नहीं करना चाहते तो भाई जो क्लर्क यूटीसी लगे, असिस्टेंट लगे, तो पेपर पास कर करके जनरल सीनियरिटी में बढ़ता रहेगा, रिजर्वेशन में बोलते हैं। वो कब मिलेगा? जब वो सचेत होंगे, समझेंगे, मैनेजमेंट के साथ जाके टक्कर लेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे तो हम यूनियन को गठन करेंगे, यूनियन को आगे बढ़ाएंगे, यूनियन को मजबूत करेंगे, यूनियन मजबूत होगी तो आपकी मैनेजमेंट से भी टक्कर लेगी। अब मैं मान लिया देशराज चेयरमैन, अभियान रंगा प्रधान, विजेंद्र सिंह बराड़ प्रधान, हम 3 जने जाके लड़ा के चेयरमैन से पीछे देखेंगे तो कोई कम के लड़ाएंगे, वही मैनेजमेंट से बताएगा कितना काम कर सकेंगे, बड़ा मोटा ले आएंगे, नहीं तो भाई हम क्या लाएंगे। हाँ, मजबूत करो नारे लगाए थे हमारे 80 मिनट सस्पेंड कर दिए थे अरुण कुमार और मैं भी था, यहाँ 5,000 आदमी इकट्ठे कर थे, सारा घेर लिया था हमने, पूरा सदन घेर लिया, हम था हमारे घेर लिया था, सीट छोड़ के भाग गए थे हमने। ठीक है, समय लगे हमने, लेकिन वो आदमी बाहर कराया, सब कुछ कराया, प्रमोशन हो गई, इन्होंने में दम था इसलिए हो। अब आपके पास दम ही नहीं होगा, हम 4 जने लड़ लेंगे, हमने एमडी से कितनी देर लड़ लेंगे। कल मैं सोचूंगा यार मैं एसडीओ हूँ, मेरी सीट है, मेरी सड़क बदली फरीदाबाद कर देगा, करते मेरी तो 10 बार हुई, कदे फरीदाबाद में मैं नहीं रहा। और सुनिए इतिहास, मैं 30/11/1987 को जेई ज्वाइन कराया था, 31 मई 2020 को रिटायर हुआ, शेड्यूल कास्ट यूनियन का मेंबर है, कदे किसी का कदे साढ़े को किसी को 1 रुपया चंदा नहीं दिया, ये जगदीश गवाह है सवाल, लोग जानते रहे, मैं नहीं कभी गया किसी और ना कभी भिवानी में छट रहा, ना कभी सहारी में छट रहा, सारे 200-200 आदमी है डिवीजनल सर्कलों में, थर्मल में तो 6,000 आदमी थे, जहां मैंने नौकरी करी सारी पर, सारी में टक्कर ली, कदे नहीं टक्कर दिया भिवानी में वाले कभी जीतने नहीं दिया, किसी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई कभी कि मेरे रिजर्वेशन में करो। एक ने कहा था पैसे लवाई थी बूटा सिंह के पास, हाथ जोड़ा था, तू मीटिंग में भेजी लड़के मारे इस मेरे हाथ बैक डेट में करके मेरे हाथ में, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें ज्ञान था और हमारे पीछे 100 लोग खड़े थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमारा कहने का मकसद यह रिजर्वेशन का ज्ञान लेना भी जरूरी है, लेकिन इस ज्ञान को इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपको संगठन बनाना है। संगठन आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपके पास ट्रेड यूनियन है, सभी आप जैसे रोडवेज में भी यूनियन है, अजरास की भी यूनियन है, यूनिवर्सिटियों में भी यूनियन है, इरिगेशन में भी यूनियन है, बिजली बोर्ड में भी यूनियन है, लेकिन वो यूनियन क्या करेंगे? क्या जब कुछ करते ही कोई नहीं, कुछ करो, कुछ लेना है तो मैनेजमेंट से संघर्ष करो, ज्ञान प्राप्त करो। मैंने आपके बहुत सारा समय दिया, नहीं है, मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि किसी का कोई भी सवाल हो, बेहिचक सवाल पूछो, मैं थोड़ी देर काट दूं भाई। हाँ बैठो ना सर। सवाल 2007 से पहले स्थानों का बैच, आप पहले बताओ, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं कि प्रमोशन की? 2007 से पहले स्थानों का बैच था, स्थानों के बैच सर्कल बैच से एलम से लाइनमैन बना दिए। जो एलम से लाइनमैन बनाए ना, उसमें शेड्यूल कास्ट के बंदे तो पूरे दिए थे, बच्चे को नहीं, जनरल के बच्चे थे, स्पोर्ट्स साइड आदमी बच गए, तो साइड आदमी गए, जो जनरल के बच्चे तो आपको बैकलॉग इकट्ठा होता है। हम 2007 में आए, और 2007 में जब हम आए तो हमारी प्रमोशन कहाँ होगी? हमारा बैच से पहले हो जाएगी, ये हमारे बैच पहले पीछे नहीं होगा, आपका बैकलॉग पूरा कर देगा उसी दिन जिस दिन आपका बैकलॉग था, जिस दिन आप पूरा कराएंगे आपकी प्रमोशन हो जाएगी, बैकलॉग में सारे के सारे लोग। लेकिन आपको शायद आप ये मीटिंग में हमारे साथ थे, उस मीटिंग में शेयर आप फिर यही जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आपको खड़ा था भाई, तब ने रोस्टर रजिस्टर में चढ़ा दिए सारे, तो 1 से 100 का जब बनाया तुमने ब्लॉक पहला, उनमें 2 ही शेड्यूल कास्ट हैं,
18 कहाँ गए हमारे? 18 हमारे आपके आने चाहिए थे। सबसे पहला बात ये क्या हुआ? ये जो 5-7 साल बीच में रिजर्वेशन बंद रही, तो बीच में रिजर्वेशन बंद रही इधर आसानी के बाद उन्हें क्या किया? जो 100 में 80 जनरल के थे, 20 शेड्यूल कास्ट थे, वो 80 तो सारे प्रमोट हो गए, 4 पदों के ऊपर चले गए और 20 रह गए सारे। जब 20 में नंबर आया तो सीनियरिटी में ऑलमोस्ट 20 ही रह गए थे ना, वो 20 सारे एकदम करने पड़े। इन्होंने क्या करा? वो सारा रिजर्वेशन में लिख लिया, जबकि हम तो मेरिट में प्रमोट हुए, रिजर्वेशन का तो हमें बेनिफिट नहीं मिला। हम तो मेरिट में प्रमोट हुए, रिजर्वेशन का तो बेनिफिट नहीं मिला। आज की तारीख में एफएम 174 सरप्लस दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं जब हमारा नंबर है सारे शेड्यूल कास्ट थे, वो सारे हम प्रमोट हो गए। जब आज का कैडर स्ट्रेंथ देखी 270 आदमी की कैडर स्ट्रेंथ थी, 270 में हम 40% है। क्यों है? क्योंकि हम मेरिट में प्रमोट होते गए। वो जो मेरिट वाले हैं वो रिजर्वेशन में काउंट नहीं हो रहे थे, लेकिन ये करके बैठे हैं। देखेगा कौन? आप लोगों ने देखना, बेनिफिशियरी ने देखना, तो देखता नहीं कोई जाता। पहली बार अब आप मीटिंग में हम जिस दिन गए, आप तो मेरे साथ ही थे, पहले तो वैसे डर है पोस्ट रजिस्टर मंगवाते नहीं, कर लो क्या करो, अड़े ही रहा वो। हमने लोग हो गए, बदो हो गए, पछड़ो हो गए, जैसे तैसे करके रोस्टर मंगवाया। हमें तो पता था उसमें कपड़ा है, हमने उसको दिखाया कि मैं रोस्टर दिखाऊंगा, नहीं दिखाया। भाई जी 1 से 100 का ब्लॉक पहले क्लोज करना, पहले धीरे दिखाओ, क्लोज करा बोला नहीं करे क्लोज। अच्छा जी मगर आप ही दिन के बता दो इसमें शेड्यूल कास्ट कितने? बोला 2 है। 18 कहाँ गए? खा गए। क्या किया? जनरल के सारे प्रमोट करते गए, 20 रह गए हमारे, वो 20 के 20 सारे एकदम कर दिए। वो तो जनरल सीनियरिटी में प्रमोट हुए ना, उन्हें रिजर्वेशन में काउंट कर दिए। ऐसे जैसे हमारे हिसार सर्कल के बैकलॉग में प्रमोट कर दिए थे, उनकी जगह हमारे और बनाने थे, वो क्यों नहीं बनाए? इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो तो सरप्लस दिखा रहे हैं। आप कहते हैं 174 सरप्लस दिखा रहे हैं, कैसे प्रमोट करेंगे आपको? क्योंकि रोस्टर जितने तो कोई चेक करता ही नहीं जा करके। भाई 100 के ब्लॉक के साथ पूरा कर करके चलोगे तो हमारे भी 4 स्टेप आगे चले गए, तब तक जेई में पहुंच गए। लेकिन हम तो अपनी लाइन में एफएम में पढ़े, मोस्टली लोग हमारे एफएम में पढ़े हैं सारे, जो जेई में होने चाहिए उनके साथ के जनरल कैटेगरी के सारे जेई में। हम एफएम क्यों है? क्योंकि वो 20% में काम कर रहे हैं हम सब लोग। जबकि मैंने आपको बताया चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शन 2021 की मैंने दिखाई आपको, हमने उसको दिखाया कि तन्ने कैसे काउंट कर लिया इंस्ट्रक्शन, बोला हमको पता नहीं था इंस्ट्रक्शन भी है। वो इंस्ट्रक्शन हम क्यों दिखा पाई? क्योंकि हमें ज्ञान था। वो फंस गया, बोला जी हमारे को नहीं पता है इंस्ट्रक्शन का, अगर इंस्ट्रक्शन सही है हम तो गलत है। उनके दौड़े हो रहे हैं, दिन के बाद उनको कुछ जवाब नहीं सूझ रहा उसका क्या करेगा। अब चिट्ठी भेज रहे सारे सर्कल में, बताओ कौन कौन से सर्कल में कितना कितना बैग लोग है। चिट्ठी पड़ी हो गया, सारे सर्कलों से पूछ रहे बताओ कितना कितना बैकलॉग है हमारे। अब बैकलॉग कैसे बताएंगे जब सारे शेड्यूल कास्ट में काउंट कर लिए? आपके 100 में 20 रखने थे, 20 से 40 इकट्ठे वहां, तो कहां से बैकलॉग निकालेंगे? अगर वो सारे हमारे मेरिट में मान लिए जाते हैं, इन देयर ओन सीनियरिटी मान लिए जाते, तभी तो बैकलॉग निकलेगा ना। वो कौन बताएगा? वो हमने बताना, हम तो बताने जाते ही नहीं कभी वहां। 3 साल देर में और प्रधान बना बैठे तो जाते नहीं कहीं बताने के लिए, वो जावे को नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट है भी सारी उम्र मैंने प्रधान लोग मैंने कहा प्रधान है तू, मैंने ड्यूटी बना जाना पड़ा, किसी और धमका आगे 5-7 जा किसे चाहिए ना धमका लो, किसी एक्शन धमका लो। अगर ऐसे प्रधानमंत्री बैठे तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे प्रधान। और हमारे फील्ड में लोग अभी इसको प्रधान